So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular lecture, we are going to extend our discussion on the chapter Human Health and Disease. अभी तक हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके थे, जनरल ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात कर चुके थे और एड्स और कैंसर को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे. इन दिस सेकेंड पार्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द इम्यूनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, थाइमस के बारे में बात करेंगे, बोन मैरो के बारे में बात करेंगे, स्प्लीन के बारे में बात करेंगे, पेयर्स पैचेस के बारे में बात करेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में बात करेंगे, एडिनॉइड्स के बारे में बात करेंगे. जो भी चीजें मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम को यानी इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उस हर पार्ट को हम यहां पर जानेंगे. एंड जो लास्ट टॉपिक है यह है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. यहां पर आपको समझना है कि आप किस हिसाब से किसी भी ड्रग को या अल्कोहल को अब्यूज करते हैं और क्यों आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए. अब्यूज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा किसी चीज का सेवन करना और इतनी ज्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज की लेना कि वो आपके लिए हानिकारक हो जाए, उसके एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर दिखने लग जाए. जैसे काफी सारे ऐसे ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड एज मेडिसिन, जिनका मेडिसिनल पर्सपेक्टिव बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जब आप उनको नशे के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जब आप एडिक्टिव हो जाते हैं उन चीजों की तरफ, तो अल्टीमेटली वो अब्यूज की कैटेगरी में आने लग जाते हैं. ये वाला जो टॉपिक है ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ समझने का है. इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको इन चीजों को सुनना है और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है. देयर आर ओनली 5 to 6 स्लाइड्स जो आपको पढ़नी है, जैसे कि ओपियोइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ओके, अल्कलॉइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, कैनाबिनॉइड्स के बारे में आपको पढ़ना है. ये कुछ साइंटिफिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली. ऐसी चीजें बस आपको सिर्फ समझनी है. अदर देन दैट जो जनरल हम लोग बातें करेंगे कि क्यों आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट से आपको कौन कौन से हार्म होते हैं, तंबाकू से आपको कौन कौन से हार्म होते हैं, किस हिसाब से वो आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट करती है, क्यों आपको आज ही तंबाकू छोड़नी चाहिए, या किस हिसाब से आप अपने आसपास के लोगों को गाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज और टोबैको अब्यूज. तो ये वाली जो टॉपिक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है आपकी एज में, क्योंकि जब आप एक एडोलेसेंट एज में होते हो, जब आप 12 से 18 की एज में हो, जब आप एकदम एक ट्रांजिशन फेज में हो, अभी आप जवानी की ओर बढ़ने जा रहे हो, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज होती है. जब या तो आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, जब आप अच्छे की तरफ अपने आप को ड्राइव कर सकते हो, या फिर आप बहुत कुछ बुरा कर सकते हो, आप गंदी आदतों की तरफ अपने आप को ड्राइव कर सकते हो. तो इन दिस वल्नरेबल एज इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In this adolescent age, it becomes extremely important to know that what is abuse and how you can stop it. अभी आप किस हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको थोड़े बहुत भी ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप इनकी तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर आप बढ़ सकते हैं तो आपको कंट्रोल कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे. तो इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, कंसेप्चुअली भी और समझने के लिए भी काफी सारी चीजें इसके अंदर है. The most important thing that I want to tell over here is please join our Marks Up Learning app Telegram group. तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाइए, मार्क्स अप सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. इस पे सारे के सारे नोट्स अपडेट हो जाएंगे. आज के दिन में जो भी रिसेंट बायोबलीज बनी है उन सब के नोट्स यहां पर अपडेट होंगे. Other than that, if you are on Instagram, then you can follow me up. Vipin Sharma Biology is my official Instagram ID. और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारी ऐप को और उसके ऊपर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मार्क्सअप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर नीट 2021 जिसका नाम है सिग्मा स्टार क्रैश कोर्स, और बहुत ही जल्द विद इन अ वीक हम लोग सिग्मा स्टार 2.0 को भी लॉन्च करने वाले हैं. तो अगर आप सिग्मा स्टार लेना चाहते हैं, फिलहाल के लिए आप उस प्रोसेस को हॉल्ट पे रख सकते हैं. सिग्मा स्टार 2.0 विल बी अ बेटर ऑप्शन. उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली काफी कम होगी और हम आपको एक प्रिपेयर्ड शेड्यूल भी देंगे. टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी नीट 2021 के लिए 999 रुपीज में 20+ टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड पीडीएफ सॉल्यूशंस एज वेल. दोनों प्रकार के सॉल्यूशंस है, आपको जैसा देखना है आप प्रेफरेबली देख सकते हैं. अदर देन दैट नीट 2023 के लिए हमारा क्रिप्टोनाइट बैच लॉन्च हो चुका है. 11th क्लास का 12th क्लास का बैच लॉन्च होने वाला है. ड्रॉपर बैच लॉन्च होगा, नीट के बाद हम लोग लॉन्च करेंगे, या फिर नीट की डेट्स एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे.
एंड अदर देन दैट हमारी डीएलपी जो है, डीएलपी प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। आप लोग बैच के बारे में जान सकते हैं, डीएलपी प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर जा करके। तो बायो वाली सीरीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी चर्चा में है कोविड की वजह से, कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोविड से लड़ पा रहा है, जिसकी इम्यूनिटी खराब है वो कोविड से नहीं लड़ पा रहा। तो ये इम्यूनिटी क्या है, ये शब्द इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान ने आज के दिन में सुन लिया होगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है किसी भी पॉजिटिव एजेंट से, किसी भी पैथोजन से लड़ने की और उसे हरा देने की, उसे आप इम्यूनिटी कहते हो। और ये सारी चीजें जब ड्राइव होंगी, ये सारे प्रोसेसेस जब ड्राइव होंगे, तो ये ड्राइव कौन करेगा, आपका इम्यून सिस्टम। तो थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं क्योंकि यहां पर लिखने का काम थोड़ा ज्यादा आने वाला है। अब थोड़े से हम लोग कोने में कोपचे में पहुंच जाते हैं। ऑल राइट, तो यहां पर आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, आपके पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ये सारी चीजें हेल्प करती है आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करने में। समझ लीजिए मेरी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस इज द पैथोजन विच इज एंटरिंग इनसाइड माय बॉडी। अब इसकी मैं आंखें बना देता हूं, इसके दांत बना देता हूं क्योंकि ये थोड़ा स्केरी दिखना चाहिए, और इसके सींग भी बना देता हूं जिससे लगे कि ये बीमारी फैलाने आया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉजेटिव एजेंट, या फिर इसे मैं पैथोजन बोल सकता हूं। हम लोग यहां पर अभी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का कॉजेटिव एजेंट है। कुछ भी हो सकता है, ये एक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोवन हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जब मेरी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है, यानी ये जब होस्ट सेल के अंदर इन्वेड करता है, तो कोशिश क्या रहेगी इसकी कि होस्ट सेल को बहुत तगड़े तरीके से हार्म करे। ये तो इसकी प्राइमरी प्रायोरिटी है। लेकिन होस्ट सेल क्या करता है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करता है, इनिशिएट कर देता है। और जब डिफेंस मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाएगा तो अलग अलग ऐसे वेपन्स बनेंगे जो कि इस पैथोजन की धज्जियां उड़ा सके। तो हम कुछ हथियार बना लेंगे, हम कुछ वेपन्स बना लेंगे जिससे कि कॉजेटिव एजेंट की हम लोग धज्जी उड़ा सके और उसे हमारी बॉडी से बाहर भगा सके। सो ये सारा का सारा जो फंडामेंटल प्रोसेस या मैकेनिज्म आपने देखा सिंपल तरीके से, ये आपकी इम्यूनिटी ही है। कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर करती है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले उस एजेंट को रिकॉग्नाइज करते हो। तो सबसे पहले कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर आएगी तो होस्ट क्या करेगा, उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये है क्या। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद ये सिग्नल भेजेगा अपने इम्यून ऑर्गन्स के पास, अपने इम्यून सेल्स के पास, और कहेगा भाई तुम्हारे पास जो भी जुगाड़ है वो लगाओ और एक बढ़िया वेपन, एक बढ़िया हथियार मुझे तैयार करके दो। एक तलवार तैयार करके दो, गन तैयार करके दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हें लगता है कि एक पॉजिटिव एजेंट मर जाएगा, वो मुझे तैयार करके दो जिससे कि मैं इसके ऊपर हमला कर सकूं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी। अब हमें इस इम्यूनिटी के बारे में ही बात करनी है कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहली बात कि दुनिया में ऐसे हजारों पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ऐसे हजारों पैथोजेंस हैं जिनसे हम लोग पूरे तरीके से घिरे हुए हैं। वी आर एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स, क्योंकि हम लोग रहते ऐसी जगह पर है जहां पर हवा में भी बैक्टीरिया घूम रहे हैं। आपके टेबल की जो सरफेस है इसके ऊपर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट वायरसेस देखने को मिल सकते हैं। आपके पॉकेट में जो वॉलेट है उसके अंदर कोई गंदा नोट है जिसको आपसे पहले हजारों लोगों ने हाथ लगाया है, उसमें भी काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया, काफी सारे ऐसे पैथोजन मिलेंगे जो कि आपको हार्म कर सकते हैं, जिन्हें आप इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हो। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जो बीमारी कॉज कर सकते हैं। लेकिन आप हजारों बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हो डेली बेसिस पे, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे पैथोजन डिजीज कॉज नहीं करते। उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा ही डिजीज कॉज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया, ज्यादातर इन्फेक्शियस एजेंट, ज्यादातर पैथोजन से लड़ने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हो। तो इम्यून सिस्टम क्या हुआ, इम्यून सिस्टम आपका हेल्प करेगा टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर मैं होस्ट हूं तो मैं अपने अंदर आने वाले पैथोजेंस को मेरी बॉडी में डिजीज फैलाने से रोकूंगा। इसका मतलब मैं इम्यून हूं। इसे कहा जाता है इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी मेरा पोटेंशियल है, इम्यूनिटी मेरी एबिलिटी है किसी भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन से लड़ने की और उसे हरा देने की, उसे मार देने की। और यह इम्यूनिटी दो प्रकार की हो सकती है। जो सबसे पहले इम्यूनिटी है,
इसे आप कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, यानी आपको बाय बर्थ ये इम्यूनिटी मिली है, गिफ्ट में, बाय बर्थ आपको मिली। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉन स्पेसिफिक। इट इज नॉन स्पेसिफिक, कोई भी आए ये उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। इनेट इम्यूनिटी के पार्टिकल्स या इनेट इम्यूनिटी के जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दे विल हेल्प यू आउट टू फाइट एनी इंफेक्शियस पैथोजन। कोई भी पैथोजन है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, उनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन कौन दिखाएगा? इनेट इम्यूनिटी दिखाएगा। पहली बात तो ये आपको गिफ्ट में मिला है, बाय बर्थ आपके पास आया है, जब आप पैदा हुए तब से ये इम्यूनिटी थी। और दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी पर भी हमला करेगी। लेकिन यहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, यहां पर मैंने ये तलवार बनाई है, यहां पर मैंने ये स्वॉर्ड बनाई है, तो ये तलवार स्पेसिफिकली इसको ही मारेगी, इसी के सिंग काटेगी। तो ये तलवार क्या हुई? स्पेसिफिक हुई। ये तलवार सिर्फ इसी पैथोजन को मार पाएगी जो कि मैंने फिगर में बनाया है। तो ऐसी इम्यूनिटी को आप क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब आपने अपने जीवन में एक्वायर करी है, वो जैसे जैसे आप पैदा होने के बाद बड़े हुए हो, आपने खुद ये चीज अडेप्ट करी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? इट इज नॉट बाय बर्थ। भाई बर्थ से थोड़ी आई हुई है, ये तो आपने एक्वायर करी है ना पैदा होने के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्पेसिफिक होगी, ये बहुत स्पेसिफिक होगी कि हाँ भाई, अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है तो उससे लड़ने के लिए एकदम स्पेसिफिक हथियार बनाया जाएगा। अगर कोई पैथोजन है जो तलवार से मरता है तो तलवार बनाई जाएगी, अगर कोई पैथोजन है जो गन से मरता है तो गन बनाई जाएगी, अगर कोई पैथोजन है जो पिस्टल से मरता है या हेडशॉट से मरता है तो जिस चीज से वो मरेगा वही आप एजेंट तैयार करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट की अगर आप बात करें तो इनेट हमने बात की नॉन स्पेसिफिक है, कुछ भी आ जाए सबके ऊपर ही काम करेगी ये। एंड इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जन्म से ही आपके अंदर प्रेजेंट होती है। जो इनेट इम्यूनिटी है ये आपकी बॉडी को काफी सारे बैरियर्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर ही ना पाए। अब जैसे मैं बात करता हूं एक कॉमन एग्जांपल की, लेट्स से माय स्किन इज देयर, तो मेरी स्किन एक बैरियर का काम करती है। मेरे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, मेरी इंटरनल जो असेंबलेज है बॉडी के अंदर, उस तक किसी भी पैथोजन को पहुंचने से रोकेगी। अब अगर मैं यहां पर फंगस का वार करा दूं तो उसे भी अंदर नहीं जाने देगी, उसे भी पेनिट्रेट नहीं करने देगी। अगर मैं यहां पर बैक्टीरिया का वार करा दूं उसे भी अंदर नहीं जाने देगी, अगर मैं यहां पे हेलमिंथ का वार करा दूं तो उसे भी अंदर नहीं जाने देगी। स्किन रोक के रखती है हर एक पैथोजन को। तो नॉन स्पेसिफिक हुई ना, ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को रोक रही है, फंगस को नहीं रोक रही, सबको रोक रही। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए ये काम करती है। तो ये जो आपके बैरियर्स हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं जो कि पूरी इनेट इम्यूनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब एक्चुअल में एक बैरियर का काम करता है, फिजिकल आप लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन जो है ये तो आपकी बॉडी को बाहर से बचाएगी, ये तो मेन बैरियर है जो कि एंट्री नहीं होने देगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर गलती से अंदर चला भी गया है कोई पैथोजन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जो कि इंटरनल लाइनिंग प्रोवाइड करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड यूरिनोजेनाइटल यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ये माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं और बॉडी के अंदर जो है जाने से रोकते हैं, इनको बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि आपने यहां पर सुना होगा ट्रैकिया के बारे में, तो ट्रैकिया के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं? सिलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सिलिया है क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। अगर समझ लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल आया आपकी बॉडी के अंदर और वो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो गया, अब समझ लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे डस्ट पार्टिकल आया और ट्रैप हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके चारों ओर म्यूकस का कोट लगा देंगे। तो ये तो आपका डस्ट पार्टिकल है, इसके चारों ओर हमने क्या करा? म्यूकस का कोट लगा दिया। तो यहां पर हमने इसको म्यूकस से कोट कर दिया, एंड उसके बाद यहां पर जो सिलिया मौजूद थे, इन सिलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कुछ इस तरीके से हमने कराई कि नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सिलिया थे कुछ इस हिसाब से हिले कि भाई जो डस्ट पार्टिकल था ये बाहर की साइड चला जाए एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाए स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू। तो ये क्या हो गए? आपके फिजिकल बैरियर्स हो गए। तो फिजिकल बैरियर में 2 ही चीजें आपको याद करनी है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बैरियर है ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी यहां पर आप अब केमिकल्स का भी इस्तेमाल करोगे, फिजियोलॉजिकल आपके जो सिस्टम्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल करोगे। जैसे
कि आपका एसिड है स्टमक में, कौन सा एसिड है स्टमक के अंदर, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इतना एसिडिक होता है मेरे भाई, पीएच इसका 1.8 के आसपास है, पीएच इसका 1.8 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है भाई ये कोई पैथोजन को जिंदा थोड़ी छोड़ेगा, इतने एसिडिक कंडीशन में तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता पैथोजन, तो ये आपको बचा लेगा। सलाइवा इन माउथ, अब जो सलाइवा है यानी जो आपका थूक है या फिर आपके जो टीयर्स हैं जो आपकी आंखों से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं, ये जो सलाइवा और टीयर्स है इनके अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। और लाइसोजाइम कैसे एंजाइम है, लाइसोजाइम ऐसे एंजाइम है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करते हैं। तो बैक्टीरिया को लाइज करने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा, जो आपकी बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, टीयर्स के अंदर, म्यूकस के अंदर एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, चाहे आपका सलाइवा है चाहे आपका टीयर है, उसके अंदर आपको लाइसोजाइम स्पेसिफिकली देखने को मिला। सो दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब अब कुछ सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर देयर, यानी आपके डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज आर ऑलवेज देयर फॉर यू। डब्ल्यूबीसी का काम ही आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप के सेल थे, न्यूट्रोफिल्स भी थे, बेसोफिल भी थे, इओसिनोफिल्स भी थे, आपके लिम्फोसाइट भी थे। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हमने पढ़े थे, बी सेल, टी सेल, वो तो आपके इम्यूनिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, तो वही बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक है, तो उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिनको आप पीएमएनएल बोलते हो। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी यानी फॉर्म्स, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस की काफी सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, न्यूक्लियस आपका अलग अलग शेप धारण कर सकता है। ऐसा ल्यूकोसाइट, ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसको आप प्यार से पीएमएनएल न्यूट्रोफिल भी कहते हो। अब ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की एक प्रॉपर्टी थी, ओके, ये क्या करते थे, सेल्स को खाते थे, फैगोसाइटोसिस करते थे। मैक्रोफेजेस का नाम भी आपने वहां पर सुना होगा। तो मैक्रोफेज भी क्या करता है, टिश्यूज के अंदर फैगोसाइटोसिस करता है और माइक्रोब्स को खाता है, जबकि न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है एंड जो नेचुरल किलर सेल है ये आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो एनके सेल, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल और आपकी मोनोसाइट ब्लड के अंदर है, मैक्रोफेजेस आपका टिश्यूज के अंदर है, जो कि अलग अलग प्रकार के पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। एंड चौथा जो बैरियर है ये है साइटोकाइन बैरियर, ओके। साइटोकाइन, साइटो मींस सेल एंड काइन इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम डिवीजन, यानी सेल जब डिवाइड करते हैं, जब पैथोजन आ चुका है उस टाइम पर सेल डिवाइड करते हैं और कुछ केमिकल्स को सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल, अगर वायरस आ चुका है आपके एक सेल के अंदर, तो वो सेल क्या करता है, इससे पहले कि वायरस बाकी सेल्स में घुसे, वो एक ढोल बजाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो बाकी सेल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि वायरस आ गया है, कुछ मैकेनिज्म अपना लो, अपनी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को लूज कर दो, अदरवाइज वायरस अगर परमिएबल हुआ और तुम्हारे अंदर घुस गया तो भाई उसके बाद तबाही मचा देगा। तो ये क्या बनाते हैं, इंटरफेरॉन नाम के प्रोटीन्स बनाते हैं, इन्हें आप आईएफ प्रोटीन्स बोलते हो। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाते हैं फ्रॉम फर्दर वायरल इंफेक्शन, यानी जैसे एक सेल में वायरस आया तो उसने बहुत जोर से एक बिगुल बजा दिया कि भाई बाकी सारे सतर्क हो जाओ, मुझे वायरल इंफेक्शन हो गया है, इससे पहले तुम्हें हो जाए, अपना अपना जुगाड़ ढूंढ लो। तो बाकी सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, और जो सिग्नल बाकी सेल्स तक गया है जो उनको वायरल इंफेक्शन से बचाता है, दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। तो इनेट इम्यूनिटी में चार इंपॉर्टेंट बैरियर्स थे, एक तो फिजिकल बैरियर जो कि है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी आपकी सिक्रीशंस के अंदर, जैसे कि HCl हो गया स्टमक की सिक्रीशन में, आपके टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, इनके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है आपका सेलुलर बैरियर, यानी आपके ब्लड के सेल्स, स्पेसिफिकली WBC से एसोसिएटेड सेल्स। WBC के कुछ टाइप्स जैसे कि न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, नेचुरल किलर सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे। एंड देन साइटोकाइन यानी सेल से बनाए गए कुछ केमिकल्स जैसे कि इंटरफेरॉन्स जो कि वायरल इंफेक्शन को रोकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए वो वायरल इंफेक्शन को नहीं रोकती। लेकिन आपने सुना होगा डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आपको वायरल इंफेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वायरल इंफेक्शन हुआ है तो इम्यूनिटी लूज हो जाती है और उस चक्कर में आपको कोई आसपास का बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, अफेक्ट कर सकता है। तो आपको वायरस की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ना करना पड़े, आपको वायरस के साथ साथ कोई बैक्टीरियल डिजीज और ना हो जाए, इसीलिए एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक स्पेशली वायरस का कुछ नहीं उखाड़ता,
इट्स नॉट फॉर वायरस। ओके, तो ये है इनेट इम्यूनिटी, जो कि मां के पेट से ही हमें मिलती है। जब हम पैदा हुए हमारे पास कुछ हथियार पहले से थे, जैसे स्किन पहले से थी, म्यूकस मेम्ब्रेन, HCl बनेगा ही बनेगा, टीयर्स आएंगे ही, म्यूकस होगा, सलाइवा होगा, सारी चीजें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भाई अब हमने मेहनत करके अडेप्ट करी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, क्योंकि भाई जिस वातावरण में हम रहे हैं उसी के हिसाब से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब कोई बच्चा है भाई, जमीन पे खेलने गया, लाइजॉल का पोछा लगा दिया हमने, दिखाते हैं ना ऐड के अंदर कि आपका बच्चा जो है बैक्टीरिया से बचा हुआ रहे, उसका कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ किसी चीज से, तो वो स्पेसिफिक हथियार बना के क्यों रखेगा? पागल तो है नहीं। आपने चलो कुछ वैक्सीन लगा दी, अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के रिस्पॉन्स में आपने एंटीबॉडीज बना ली अपनी बॉडी के अंदर। व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स आर डिसहार्म्ड पैथोजन इटसेल्फ, यानी कोई समझ लीजिए बैक्टीरिया है जो आपको डिजीज कॉज कर सकता था, उस बैक्टीरिया की पहले तो धजिया उड़ा दो, उसको अधमरा कर दो, इसे बोलते हैं एटीन्यूएशन, यानी उसे इतना कमजोर कर दो उस बैक्टीरिया को कि वो आपकी बॉडी के अंदर मैं इंजेक्ट भी कर दूं ना तो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी ना फैलाए। लेकिन भाई अगर बैक्टीरिया अपनी सेल मेम्ब्रेन तो लेके घुसा होगा, अपनी सेल वॉल तो लेके घुसा होगा, तो उन सेल वॉल के कंपोनेंट्स के अगेंस्ट, उस सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, यानी तलवार भाले चाकू बना के रख लिए बॉडी में। अगली बार अगर ये बैक्टीरिया दिख गया, इसका सर फोड़ देंगे हम लोग। दैट इज हाउ द इम्यूनिटी वर्क्स। तो दैट इम्यूनिटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, कि एक बार किसी चीज के प्रति हमने दवाई ले ली, अगली बार वो आएगा ना देख लेंगे, ये होता है इम्यूनिटी के अंदर। तो पैथोजन स्पेसिफिक होती है बहुत ज्यादा। अगर आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे मेरे भाई, तुमने एक ऐसी लाइफस्टाइल अडेप्ट कर ली है कि आपका कहीं लेना देना ही नहीं है, ना तुम मिट्टी में खेले, ना तुम गोबर में खेले, ना तुम कीचड़ में खेले, ना तुमने होली खेली, ना तुम्हारे किसी ने मुंह लेकर ऐसे धसा दिया मिट्टी के अंदर, घास फूस में तुम्हें फेंक दिया, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे बचपन में नहीं हुआ है तो अडेप्टेबिलिटी आएगी कहां से? कहां से आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी? राइट? एकदम अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, एसी बस में जा रहे हो, एसी बस में आ रहे हो, तो तुम्हारा कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ। एंड दैट्स व्हाई जो शहर के लोग हैं इनकी इम्यूनिटी काफी कम रहती है एज कंपेयर टू द गांव के लोग, क्योंकि सारे दिन काम करना है, मिट्टी के अंदर ही रहना है, अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना है, जहां पर हजारों पैथोजन से आप रेगुलर बातचीत करते रहते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एक जुगाड़ मौजूद होता है जो कि उन्हें सेंस कर लेता है और उनके खिलाफ हथियार बना करके रख लेता है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मैंने आपको बताया है मेरे भाई, इम्यूनाइजेशन और जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वो डिपेंड ही मेमोरी पे करता है। अगर आप किसी चीज को याद कर पा रहे हो तभी तो आप उसके खिलाफ हथियार बना के रखोगे, अगली बार यूज कर लोगे। तो वैक्सीनेशन का यही मेन प्रिंसिपल है, विच मीन्स जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आएगा पहली बार तो एक प्राइमरी रेस्पॉन्स जनरेट होगा, और प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो है, लो इंटेंसिटी का है। क्यों? चीजें बहुत जाहिर है। अगर कोई पहली बार आ रहा है तुम्हारी बॉडी में, तुम हथियार बना रहे हो, लोहा पिघलाया है, हैंडल का साइज नापा है कि भाई किस साइज का हैंडल लगेगा उस तलवार के अंदर, तलवार का साइज नापा है, क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है किसी भी तलवार से किसी भी पैथोजन को मार दिया, आपने स्पेसिफिक तलवार तैयार की है इनफैक्ट उस पैथोजन के लिए। तो क्या होगा? टाइम लगेगा आराम से। पहली बार कोई पैथोजन आया है 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज नॉट हैविंग वेरी रोबस्ट इफेक्ट्स। बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत भारी भरकम इफेक्ट यहां पर नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपने तलवारें बनाकर रख ली हैं। अब अगर ये पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में आया, यानी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर जब होता है सेम पैथोजन का, तो आपका जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स निकलेगा, जिसे आप एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हो, ये हाईली इंटेंसिफाइड है। यानी पहले से आपने तलवारें बना के रखी थी, अब सिर्फ आपको उसकी कॉपी करनी है और जाके सीधे पैथोजन का सर फोड़ देना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पर मेमोरी के बेसिस पे, फर्स्ट एनकाउंटर के बेसिस पे आपने सेकंड एनकाउंटर में एक मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स जनरेट किया है, दैट इज ओनली एंड ओनली द प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनेट इम्यूनिटी को मेमोरी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो किसी भी पैथोजन पे अटैक करेगा ही, नॉन स्पेसिफिक है, तो उसमें मेमोरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। Primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte. इन्हें आप कहते हैं B lymphocyte यानी B सेल और T lymphocyte यानी T सेल। B lymphocyte क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पेसिफिकली ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो बोन मैरो से आपका क्या है? B वर्ड निकाला गया। ओके? और B lymphocyte जो सबसे पहले नाम दिया गया था, ये बर्ड्स की वजह से दिया गया था। बर्ड्स में एक स्पेसिफिक इम्यून ऑर्गन है जिसे बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है। तो इस बर्सा ऑफ फैब्रिकस से सबसे पहले वर्ड निकाला गया था। तो बी लिम्फोसाइट का जो बी है वो कहां से आया है? बोन मैरो से नहीं आया, बर्सा ऑफ फैब्रिकस से आया है।
लेकिन हमारे अंदर बर्सा फैब्रिकस नहीं होता, तो बोन मैरो हम लोग मान के चलते हैं टी लिम्फोसाइट थाइमस से एसोसिएटेड है, थाइमस से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट बोला। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट जो है इसमें काफी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे मेमोरी बी सेल हो गए, प्लाज्मा सेल हो गए। तो यहां पर क्या हो गया, प्लाज्मा सेल्स जो है ना मेरे दोस्त, प्लाज्मा सेल्स ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडी। जो तलवार, भाले, चाकू, डंडा जो मैंने बताया है, हथौड़ा, ये एंटीबॉडीज है, एकदम स्पेसिफिक हथियार फॉर अ स्पेसिफिक पैथोजन, इन्हें आप एंटीबॉडी बोलते हो, राइट। और इस एंटीबॉडी के बनने में हेल्प कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनने में टी लिम्फोसाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेसरी रोल यहां पर माना जा सकता है। और ये एंटीबॉडीज कैसी शेप की होती है, ऐसी शेप की होती है, दे आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ओके। प्रोटीन होती है ये बेसिकली, एंड थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट यूनिट होती है इनमें, तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन बोला जा सकता है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज हैं, जैसे ये तो पूरा प्रोटीन है, ये पूरी प्रोटीन चेन है, ये पूरी प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। तो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन पॉइंट। ग्लाइकोसाइलेशन पॉइंट मतलब यहां पे कार्बोहाइड्रेट अटैच हो चुका है, बची हुई सारी की सारी चेन्स प्रोटीन है। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाया, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाया। तो आपकी टोटल एंटीबॉडी क्या हो जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाती है, ओके। मेजर कंटेंट इसमें प्रोटीनेशियस माना जाता है और होता भी। तो यहां पर आप अब बी सेल टी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती है। कौन से प्रोटीन बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे कि पैथोजन जो आया है ब्लड के अंदर उससे वो लड़ सके। इन प्रोटीन्स को आप लोग एंटीबॉडी बोलते हो। और कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं, तो आप इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, कोई भी हाथ नहीं तोड़ देगा तुम्हारा इतनी सी बात पे ना। तो यहां पे क्या है, टी सेल्स जो है मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करते, लेकिन हेल्प करते हैं बी सेल को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, जिससे एंटीबॉडी बन सके। तो बी और टी सेल दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने एड्स के अंदर देखा था, एड्स में क्या हो रहा था, एड्स में जो सेल्स थे ये क्या कर रहे थे, ये आपके टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट कर रहे थे। टी हेल्पर सेल्स को इन्होंने इतना कम कर दिया कि आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी वीक हो गई। क्यों, क्योंकि टी सेल्स हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब वो टी सेल ही नहीं रहे, तो बी सेल के होने के बावजूद भी एंटीबॉडी नहीं बनी। तो जितना इंपॉर्टेंट बी सेल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, उतना ही इंपॉर्टेंट टी सेल भी है, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो इसीलिए एड्स में देखो इन्फेक्ट हुए आपके टी सेल, लेकिन एंटीबॉडी तब भी बहुत ज्यादा नहीं बन रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम का दिवाला निकल गया है। Each एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, जो कि मैंने आपको बताया ऐसा वाई शेप का बनाकर दिखाया था ना मैंने। तो एक तो ये लंबी सी पेप्टाइड चेन है, एक ये लंबी सी पेप्टाइड चेन है, तो दो तो ये हो गई। ये लंबी लंबी चेन है, इनको आप क्या बोल दोगे, लंबी लंबी चेन है, इनको आप क्या बोल दोगे, हैवी चेन बोल दोगे, ओके। तो दो तो यहां पर क्या है, दो तो आपकी छोटी छोटी चेन है जिनको लाइट चेन बोला, और दो आपकी बड़ी बड़ी चेन है जिनको हैवी चेन बोला। तो ये तो हैवी वाली चेन है जो मैंने रेड कलर से बनाई है। अब मैं ब्लैक कलर से क्या बना देता हूं, लाइट वाली चेन बना देता हूं। तो यहां पर देखो, अगर मैं लाइट वाली चेन बना देता हूं, ये वाली, तो ये क्या हो गई, ये दोनों लाइट चेन हो गई। तो लाइट चेन है आपकी 2 और हैवी चेन है आपकी 2। तो एंटीबॉडी का फॉर्मूला क्या हो गया, H2L2 हो गया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो H2L2 मतलब 4 चेन है, जिनमें से 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं, ओके। और अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर बन सकती हैं वाया द प्लाज्मा बी सेल्स, जैसे कि IgA, जो कि आपके सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके टीयर्स है, राइट। अगर मदर का जो मिल्क है कोलेस्ट्रम, उसके अंदर भी IgA प्रेजेंट रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपके कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट रहेगी, ये पूछा जाता है डायरेक्टली। और इसके अलावा आप लिख सकते हो सिक्रीशंस में ये प्रेजेंट रहती है, IgA सबसे ज्यादा। IgM विच इज पेंटामेरिक इन नेचर। पेंटामेरिक मतलब 5 एंटीबॉडीज मिलकर के एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। कैसे, समझ लो, यहां पर मैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ओके, इस प्रकार से देखो, 3 एंटीबॉडी लगी, 4 एंटीबॉडी लगी, 5 एंटीबॉडी लगी। अब इन 5 एंटीबॉडीज पर क्या बना दिया, एक लाइट चेन भी मैं यहां पर दिखा देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, इट इज IgM, सो इट्स यू नो पेंटामेरिक इन नेचर। आपको दिखाई दे रहा है ना, इट्स पेंटामेरिक। 5 जो आपकी यूनिट्स हैं, 5 जो आपके एंटीबॉडीज हैं, वो मिलकर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं,
तो IgM सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी मानी जाती है क्योंकि 5 एंटीबॉडी यहां पर मिल जाती है। IgE है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये आपकी एलर्जी में काम आती है, एलर्जिक रिएक्शंस में काम आएगी। IgG क्या है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मदर से बेबी में आ सकती है बेबी की हेल्प करने के लिए। तो IgG is a specific one that crosses the placenta. So because of these antibodies are found in blood, the response is called as humoral immune response। यानी कि ह्यूमर की वजह से, आपकी बॉडी के फ्लूइड की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है, इसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहा जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी आपके ब्लड में रिलीज कर दी जाती है। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स कौन देता है, छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं। ह्यूमरल रिस्पॉन्स कौन देता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देता है आपका बी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और सीएमआई कौन देता है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है, आपका टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो यहां पे क्या होगा, ओके यहां पर देखो सेकेंड टाइप जो है आपका, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई, सेकेंड टाइप आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि टी लिम्फोसाइट देते हैं, क्योंकि ह्यूमर में ना प्रेजेंट होके, फ्लूइड में ना प्रेजेंट होके, सेल्स की वजह से इम्यूनिटी कॉज करते हैं। सो जब आप किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करेंगे ना, एक बंदे से दूसरे बंदे में, हार्ट डोनेट करेंगे, आई डोनेट करेंगे, लिवर का पार्ट लगाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, ये फेल हो जाते हैं, ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है। और ये रिजेक्शन किस वजह से होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऑर्गन रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन किस वजह से होता है, ऑर्गन रिजेक्शन किस वजह से होता है, सीएमआई की वजह से होता है, याद रखना। काफी ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है किसी इंडिविजुअल को ठीक करने का, तो उस केस में आपको यही कराना होता है। और ऑर्गन्स जो हैं वो लेने से मना कर देती है पेशेंट की बॉडी कि मेरे ऑर्गन मैच नहीं हो रहे, तो दैट मिसमैचिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है सूनर और लेटर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो ही जाएगा। आपने जबरदस्ती घुसेड़ दिया है अगर लिवर, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, तो पेशेंट दोबारा से सेम स्टेज में आ जाएगा जिस स्टेज में वो कभी एडमिट था। तो इसीलिए टिश्यू मैचिंग करनी पड़ती है हमें, सबसे पहले ग्राफ्ट मैचिंग करनी पड़ती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ते हैं हमें ग्राफ्ट के, यानी कि उस ऑर्गन के जो कि हमें किसी और इंडिविजुअल के अंदर डोनेट करना है। ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी पड़ती है, ओके। और कई बार जबरदस्ती ऑर्गन देने के लिए हमें ऑर्गन डोनेशन के टाइम पे इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब समझ लो मेरी किडनी खराब हो गई, समझ लो, ये हो सकता है तुम्हें समझ के मजा भी आ जाए, बट लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि किडनी खराब हो गई है, मैं किसी और की किडनी ले रहा हूं, लेकिन मेरे इम्यून सिस्टम ने अब रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये मेरी किडनी तो है नहीं, तो मेरे लिए वो किडनी क्या है जो मैं कहीं और से ले रहा हूं, फॉरेन पार्टिकल। अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आपके हेलमिंथ वगैरह ये फॉरेन एजेंट्स हैं, तो आपकी किडनी जो है इसमें भी तो फॉरेन सेल्स होंगे ना। मेरे लिए ये मेरे अपने ऑर्गन्स नहीं है, मेरे अपने सेल्स नहीं है। तो बॉडी डिफाइन करती है ऑर्गन्स को एज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, या तो कोई अपना है या कोई पराया है। अपना है तो बचा लेगी बॉडी, पराया है तो धज्जी उड़ा देगी। तो यहां पर किडनी आते ही इम्यून सिस्टम रेडी हो गया, तलवार, भाले, चाकू, छुरी सब बनाने लग गया। तो मैंने क्या किया, दवाई दे दी, इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया, जिससे कि मेरा इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाए और चाकू, छुरी, भाले बनाना बंद कर दे, जिससे कि किडनी आए और लग के ठीक से काम करने लग जाए। लेकिन वो इम्यूनोसप्रेसेंट लेने की वजह से मेरा ओवरऑल इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है। अब वो चाकू, छुरी, भाले कभी भी नहीं बनेंगे, चाहे मुझे कोई बैक्टीरिया मार के चला जाए, चाहे कोई वायरस मार के चला जाए, तो पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं और एक बहुत ही ज्यादा डिफाइंड जगह पर सर्वाइव करना पड़ता है। बाहर गए, पैथोजन के कांटेक्ट में आए, अब एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, धज्जियां उड़ा देगा कोई भी पैथोजन, राइट। और हर बीमारी के लिए फिर एंटीबॉडी ही डायरेक्टली लेनी पड़ेगी। सो बॉडी की ये जो रिकॉग्निशन एबिलिटी है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यही है आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का बेस, कि या तो कोई चीज अपनी है या कोई पराई है। अगर वो पराई है तो उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे बॉडी के अंदर नहीं रखा जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंटीबॉडी। जैसे कि वाई शेप होती है, हमने देख ही लिया। तो वाई शेप हम इसको ओवरऑल बोलते हैं, जैसे कि ये ऐसा होता है वाई का ऊपर का, एंड नीचे एक डंडा लगा हुआ रहता है, ये वाई ओवरऑल दिखाई दे रहा है। बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे 4 पेप्टाइड चेन्स है, एक ये वाली लंबी H1, एक ये वाली लंबी H2, एक ये वाली छोटी L1, एक ये वाली छोटी L2। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो गया, ओवरऑल फॉर्मूला हो गया H2L2। जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी डीएनए को लिखते हैं, किसी डीएनए के स्ट्रैंड को डिनोट करते हैं, तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिनोट करते हैं।
जब आप किसी आरएनए को डिनोट करते हैं तो भी आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिनोट करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी प्रोटीन या पेप्टाइड चेन को डिनोट करेंगे तो आप एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस करते हैं, यानी पहला अमीनो एसिड का एन फ्री रहेगा, यानी अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा, और लास्ट अमीनो एसिड का सी टर्मिनस का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा, COH फ्री रहेगा। तो यहां पर क्या है, ये आपको सी देखने को मिल रहा है, दिस इज द सी टर्मिनस, दिस इज द सी टर्मिनस, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये एन टर्मिनस है हर पेप्टाइड चेन का। इसका ये एन टर्मिनस होगा, इसका ये एन टर्मिनस होगा, इसका ये एन टर्मिनस, इसका ये एन टर्मिनस। अब साउंड देखो, एन से किस चीज का साउंड आता है, एन से आपके एंटीजन का साउंड आता है, एन और एंटीजन मिलता जुलता है ना, तो एन मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट आपकी यहां पर प्रेजेंट होगी, तो एंटीजन आकर बाइंड हो गया। एंटीबॉडी को आप ए बी लिखते हो, जबकि एंटीजन को आप एजी लिखते हो, तो एंटीजन यहां पर आके बाइंड करता है, तो इस एंड को आप क्या बोलते हो, वेरिएबल बोलते हो। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन। यानी आपके जो वेरिएबल रीजन रहेंगे यही डिफाइन करते हैं कि कौन सा एंटीजन आकर बाइंड करेगा। नीचे की एंटीबॉडी यूजुअली सेम होती है, ये जो ऊपर वाले हैं ना ये मचाते हैं दंगा मस्ती। ये जो ऊपर का रीजन है ये आपका वेरिएबल है, यानी ऊपर वाला अपनी सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करेगा और नए नए कॉम्बिनेशन बना लेगा। समझ लो कोई पैथोजन आया, पैथोजन ए, तो यहां पर जो अमीनो एसिड्स हैं इन्होंने अपने सीक्वेंस को चेंज कर लिया और उसी हिसाब से बना लिया हथियार पैथोजन ए के खिलाफ। सिमिलरली आया पैथोजन बी, तो वेरिएबल रीजन, नाम ही वेरिएबल है, अपने आप को चेंज कर लेगा और हथियार बना लेगा पैथोजन बी के खिलाफ। अगेन पैथोजन सी, तो वेरिएबल रीजन सी, पैथोजन डी, वेरिएबल रीजन डी। जितने पैथोजन हैं, करोड़ों लाखों, उतने ही प्रकार की एंटीबॉडीज भी आप बना सकते हैं। आप करोड़ों अलग अलग पैथोजन्स के लिए एंटीबॉडी बना सकते हैं। थोड़ा सा भी चेंज होके आया, योर बॉडी कैन किल दैट अप बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। आपकी बॉडी में इतने सारे कॉम्प्लेक्स रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। एक टॉपिक है, अगर आपको पढ़ना हो तो प्लीज मुझे बता देना, इट्स कॉल्ड एज VDJ रिकॉम्बिनेशन। VDJ recombination is a topic that basically explains that how crores and millions and billions of antibodies could be formed in your body by combination of variety of genes. अब देखो यार, समझ लो 100 अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं। हम क्या बोलते हैं कि आपको बचे हुए सबसे हाथ मिलाना है, तो आप जो पहले वाले हो वो 99 से मिलाएगा, अब दूसरे वाले ने आपसे तो मिला ही लिया, वो बचे हुए 98 से मिलाएगा, तीसरा 97 से मिलाएगा। ऐसे करके कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। कहने के लिए 100 लोग थे, लेकिन कितने हाथ मिले, हजारों लाखों हाथ मिले होंगे। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं, वो वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस में आकर के अलग अलग एंटीबॉडी बनाते हैं। ओके, चलिए, डाइसल्फाइड ब्रिजेस यहां पर प्रेजेंट होती हैं, इंट्रा चेन भी प्रेजेंट हो सकती है, इंटर चेन भी प्रेजेंट हो सकती है। यानी यहां पर आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड आपस में भी, जैसे रेड वाले हैं तो ये क्या है, दो अलग अलग चेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इट्स इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहां पर भी ये दो अलग अलग चेन को कनेक्ट कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन ये खुद को भी कनेक्ट कर सकता है, ऐसे ना, ये खुद को भी कनेक्ट कर सकता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंट्रा चेन, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा चेन, सेम चेन के अंदर। सिमिलरली यहां पर ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, यानी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ ऐसे पोजीशन है जिन पे प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लग जाता है, इसलिए एंटीबॉडी को आप लोग प्रोटीन बोलने के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। दैट इज टोटली योर कॉल, कोई भी इतनी सी बात पे दांत नहीं तोड़ देगा तुम्हारे। हिंज रीजन क्या कहा जाता है, जहां से ये जो लंबी वाली चेन है ना, एच चेन, जब ये मुड़ेगी यहां पर, तो इट इज कॉल्ड एज हिंज रीजन, जिसके ऊपर अलग अलग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। यूजुअली यहां पर हिस्टिडीन आपको देखने को मिल जाता है, उसमें किंक होता है जो कि इन्हें मुड़ने में हेल्प करता है। तो दिस इज अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। नाम में सब कुछ है दोस्त, मैं तुम्हें यहां पर एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी के अंदर बनी है एंटीबॉडी। ओके, आपकी बॉडी के अंदर बनी है, इनसाइड बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आपके अंदर पैथोजन आया और आपने एंटीबॉडी बनाई, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक बार देखो, when the host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe or other proteins
एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, यानी आपकी बॉडी में समझ लो मैंने जानबूझ के मरा हुआ पैथोजन डाल दिया वैक्सीनेशन करने के लिए, या कोई जिंदा पैथोजन आ गया भाई, सच में कोई बैक्टीरिया आ गया और तुम्हारी बॉडी ने उसके खिलाफ हथियार बना लिए, तो एक्टिव इम्यूनिटी है ना भाई, तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद कर रहा है सारे काम, तो ये स्लो होती है। जाहिर सी बात है, जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था, कोई भी चीज भाई पहली बार आएगी तो स्लो ही होगी ना, तो एक्टिव इम्यूनिटी जब खुद एंटीबॉडी बनता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, injecting the microbes deliberately using during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity, यानी एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी, जब या तो पैथोजन खुद आ जाए, सच में ही आपको इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपने मरा हुआ पैथोजन डाल दिया है इम्यूनाइजेशन करने के लिए वैक्सीनेशन के चक्कर में, तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी खुद बनी है, आपकी इम्यूनिटी को उसमें पूरा पूरा योगदान मिला है। लेकिन अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडी डाल देते हो तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, तो आपकी बॉडी के अंदर, नॉट इन योर बॉडी, राइट। अब एंटीबॉडी मेड इनसाइड द बॉडी और यहां पर एंटीबॉडी मेड नॉट इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में नहीं बनी है एंटीबॉडीज, कहां, रेडीमेड आई है, किसी से भी बनवा ली। ओके, तो ये आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोलेस्ट्रम, मां का पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है, या 6 महीने तक मदर को जो ब्रेस्ट फीड करने को कहा जाता है कि आप अगर अपने बच्चे को 6 महीने तक लगातार दूध नहीं पिलाएंगी, स्तनपान नहीं करेंगी, तो आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कोलेस्ट्रम के अंदर IgA है, मैंने आपको बताया था, कोलेस्ट्रम के अंदर और सिक्रीशंस के अंदर IgA होता है, और जो फीटस है ये भी रिसीव करता है मां से एंटीबॉडीज। कौन सी रिसीव करेगा, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर रही थी, IgG कर रही थी ना, राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये आपकी क्रॉस कर रही थी प्लेसेंटा को, तो IgG और IgA आपको अपनी मम्मी से बनी बनाई मिली है। तो क्या आपने बनाई है? क्या ये एक्टिव है? नहीं, पैसिव है, आपको बनी बनाई मिली है किसी और से, तो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो एक्टिव और पैसिव में यही फर्क है। एक्टिव का मतलब ये आपकी बॉडी एक्टिवली काम करेगी, एंटीबॉडी आपको खुद को बनानी है। पैसिवली मतलब बनी बनाई डाल दी तो आपकी बॉडी के अंदर काम तो कर देगी, लेकिन आपका इसमें योगदान नहीं है, आपने नहीं बनाई, लेकिन आपके काम जरूर आएगी। तो इनेट इम्यूनिटी देखो, इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। केमिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके कीमोकाइंस एंड बेसिकली इंटरफेरॉन्स। सेलुलर डिफेंसेस हो सकते हैं, जैसे PMNL, योर न्यूट्रोफिल्स, योर बेसिकली वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर देयर, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस आर देयर, मोनोसाइट्स आर देयर, ये सारी चीजें सेलुलर डिफेंसेस में आएंगी। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी में या तो एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, एक्टिव मतलब आपने खुद ने एंटीबॉडी बनाई है। आप कब एंटीबॉडी बना सकते हो? या तो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर घुस जाए, यानी नेचुरली पैथोजन आया, या फिर आपने वैक्सीनेशन ली, तो वैक्सीनेशन में क्या हो गया, वैक्सीनेशन में मरा हुआ पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आया, एंटीबॉडी तो आपकी खुद की है ना, तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, पैसिव इम्यूनिटी में बनी बनाई एंटीबॉडी मिली है। अब या तो मैटरनल एंटीबॉडीज हो सकती है, यानी मां से मिल गई, जैसे IgA मिल गई आपको मां से, IgG मिल गई प्लेसेंटा के थ्रू, या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है। समझ लो आपको सांप ने काट लिया और एक प्रोटीन आपके अंदर डाल दिया, उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी चाहिए रहेगी तुम्हें, या तुम्हें किसी जानवर ने काट लिया या कोई पैथोजन आ गया, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तो क्या तुम चाहोगे कि उस टाइम पर एक मरा हुआ पैथोजन मैं तुम्हारी बॉडी में डालूं, वो 1 महीने में वैक्सीन बनाए तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, तब जाके तुम जिंदा बचो? इज दैट पॉसिबल? इज दैट एन आइडियल वे टू डू दैट? ऑब्वियसली नॉट। वहां पर तुम्हारे पास है ही 1 दिन 2 दिन, अदरवाइज तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे के सारे वेनोमस पार्टिकल फैल जाएंगे, जहर फैल जाएगा। तुम्हें जल्दी इजाज चाहिए, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स तुम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा लोगे और झटपट बच जाओगे। तो आर्टिफिशियली भी ये होता है, आपको डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे दी जाती है। नाउ हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार इनके बीच में डिफरेंस हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का? मेमोरी मतलब आप वैक्सीनेशन में क्या करते हो, आप एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोटीन्स बना लेते हो, यानी कोई वायरस है, उसका आपने कैप्सिड ले लिया और अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया, आपने उसको एटीन्यूएट कर दिया, यानी
अधमरा कर दिया, वो आपकी बॉडी में अब इन्फेक्शन फैलाने लायक नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि कोई आया है, तो उसके खिलाफ आप डिफेंस तैयार कर सकते हो। तो आप एंटीजेनिक प्रोटीन लोगे, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन लोगे या फिर वीकेंड पैथोजन लोगे, यानी या तो मार के लोगे आप लोग या फिर उसको वीक कर दोगे, जिसको आप वैक्सीन बोलते हो। तो वैक्सीन और कुछ नहीं, मरे हुए पैथोजन ही है। जैसे पोलियो वैक्सीन की आप बात करते हो, तो पोलियो वायरस ही है जो कि मार करके आपने अपनी बॉडी में इंसर्ट करा लिया, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सके। So antibody produced in the body against this antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. तो आपको पता लग गया कि पैथोजन कैसा दिखता है, आपने हथियार बना के स्टोर कर लिए, जब एक्चुअल में पैथोजन आएगा तो आप उनकी मुंडी काट दोगे। So vaccines also generate memory B cell and T cell. यही तो बात है यार, यही तो प्रिंसिपल है। मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल याद रखने में मदद करते हैं। अरे भाई, इसको तो मैंने कहीं देखा है, ये तो उस इलाके का ये वाला गुंडा है जो कि पहले भी आया था, तो आज इसको बच के नहीं जाने देंगे। तो यहां पर क्या होता है, पैथोजन को आप लोग क्विकली पता लगा लेते हो एंड अल्टीमेटली मास प्रोडक्शन हो जाता है एंटीबॉडीज का, क्योंकि आपने वो हथियार पहले बनाया हुआ है, तो बहुत इजीली वो दोबारा से रेप्लिकेट किया जा सकता है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब इन विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। अब आपको कोई ऐसा माइक्रोब है जिसने इन्फेक्ट कर दिया, जिसमें आपको बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वैक्सीन लाओगे, लगाओगे, 1 महीने बाद आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी। यू डोंट हैव दैट टाइम। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ टिटनेस, आपको डायरेक्ट इंजेक्शन चाहिए रहता है ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, जो आपको बोला जाता है टिटनेस का सुई लगवा लो। दैट इज बेसिकली द एंटीबॉडीज अगेंस्ट टिटनेस टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन आपको चाहिए रहता है किसी भी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर आप स्नेक बाइट का केस यहां पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहां पर भी आपको प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी वैक्सीनेशन में तो आपकी इम्यूनिटी खुद डेवलप हो रही थी, हमने सिर्फ पैथोजन डाला है, एंटीबॉडी आप खुद ही बना रहे हैं। लेकिन इम्यूनाइजेशन में क्या हुआ, पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या हुआ, एक्टिवली आपकी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वही एक्टिव पैसिव वाला चक्कर है। आपने बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली हैं। आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप एंटीजन को सिंथेसाइज कर पाए। जैसा हमने यहां पर बोला ना कि आपकी एंटीजेनिक प्रोटीन्स के रिस्पॉन्स में क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। तो आप इन एंटीजन को सिंथेसाइज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और ईस्ट, और आप इन्हें अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं और एंटीबॉडी बनवा सकते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, वो भी आपकी ईस्ट के एंटीजन से ही बनाई गई थी। ओके, तो हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन है, उससे रिलेटेड जो जीन है वो आप ईस्ट में डाल दो। भाई डीएनए से तो प्रोटीन बनेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लो एक जीन हेपेटाइटिस बी का और उसको डाल दो कहां पर, ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट जब रेप्लिकेशन करेगा तो वो प्रोटीन भी बना लेगा रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस बी, यानी एंटीजन आपके पास मिल जाएगा। उसको आप किसी जानवर में इंसर्ट करा के क्या कर सकते हो, एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हो। इसीलिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एलर्जी। एलर्जीज आपको कब हो जाती है? एलर्जी क्या है? एलर्जी एक रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है। एलर्जी इसलिए नहीं होती आपको कि आपका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे रहा है। एलर्जीज इसलिए होती हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही काम कर रहा है, राइट? आपको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। तो रॉबस्ट जब इम्यून रिस्पॉन्स निकलता है बहुत हाई इंटेंसिटी का, तो एलर्जीज कॉज कर सकता है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हो, किसी पहाड़ी इलाके पर या कहीं पर भी जो कि आपको सूट नहीं करती, तो आप स्नीज करने लग जाओगे, आपकी नाक बहने लग जाएगी, आंखें बंद होने लगेंगी किसी भी नई प्लेस के ऊपर। और जब आप उस जगह से दूर जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो सिम्टम्स भी डिसअपीयर कर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह पर कोई ऐसा केमिकल था जिससे आप एलर्जेटिक हो। तो उस पूरे के पूरे पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? एलर्जन बोलोगे। तो काफी सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, काफी सारे ऐसे और भी एनिमल हैं जो सेंसिटिव होते हैं टू सम पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल डेंडर के प्रति सेंसिटिव है, कोई माइट के प्रति सेंसिटिव है, किसी को पॉलन एलर्जी है, जो कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि आपका पॉलन एलर्जी हो जाती है, हे फीवर वगैरह हो जाता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एलर्जन। एलर्जन मतलब जिन पार्टिकल्स की वजह से एलर्जी होती है। तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग एलर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एलर्जी क्या है? इट इज एन एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट कॉल्ड एज एलर्जी।
यानी जो एंटीजन है, जो अब आपके माइट है या एनिमल डेंडर है या जो आपका पॉलन है, जो कि एक पार्टिकल का काम कर रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आया, उस इम्यून रिस्पॉन्स को हमने एलर्जी बोला। और एलर्जी में मैंने आपको बताया था आईजीई टाइप की एंटीबॉडीज जो है ये रिलीज होती है, जो कि आपकी बॉडी को थोड़ा कंट्रोल में रखने का काम करती है, जिससे एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़े ना। और सिम्टम्स क्या है एलर्जी के? नाक बहने लग जाएगी, पानी बहने लग जाएगा आंखों से, राइट, छींकें आने लग जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी, यही सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। और जो शहर के बच्चे हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा अमीर बच्चे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड, एकदम प्रोटेक्टेड, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कहीं बाहर ले गए, छींकें आनी स्टार्ट हो गई, इनफैक्ट काफी ज्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम ऑफ देम में इवन सफर फ्रॉम अस्थमा, इतनी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो जाती है कि अल्टीमेटली दे कांट गो टू ईच एंड एवरी प्लेस, दे आर वेरी सिलेक्टिव कि हम इस जगह जाएंगे, वो जगह हमें सूट नहीं करती एंड सो ऑन, राइट, कि पॉल्यूशन से भी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक पॉल्यूशन से ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी चाहिए, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज काफी लोग टॉलरेट कर पाते हैं, काफी लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। दैट इज द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसको हमें यहां पर समझना है। तो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो आपकी बॉडी में आईजीई के साथ हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलते हैं, जो कि मास्ट सेल सिक्रीट करता है, राइट। तो ये क्या करते हैं? आपके बीपी को रेगुलेट करते हैं एंड अल्टीमेटली कैपिलरीज को परमिएबल बनाते हैं, जिससे कि आपकी कैपिलरीज से सेल्स निकल कर कहां आ जाएं? साइट ऑफ इंफेक्शन पे आ जाएं एंड वहां पर स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, डॉक्टर क्या करता है? आपको छोटे छोटे डोज में काफी सारे पॉसिबल एलर्जेंस देता है कि समझ लीजिए आपको इस ABCD से एलर्जी हो सकती है, तो आपको छोटे छोटे डोज में ABCD और E दिए जाएंगे और उनका इफेक्ट देखा जाएगा कि A से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब आप उसके खिलाफ एलर्जेटिक नहीं है। B से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको B से एलर्जी नहीं है। C से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब आपको C से एलर्जी है। तो दैट्स हाउ इट इज बीन टेकन इनटू अकाउंट एंड द रिएक्शन आर बीन स्टडीड। अलग अलग एलर्जेंस को देके आप अलग अलग ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एंटी हिस्टामिन। अब भाई हिस्टामिन रिलीज हो रहा है एलर्जी के दौरान, तो उसके इफेक्ट को रोकना है तो एंटी हिस्टामिन ले लो, एड्रेनलिन ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो, जिससे कि आपके सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, जो आपको खांसी आनी, जुकाम आना स्टार्ट हुआ है, छींकें आनी स्टार्ट हुई है, आंख बहनी स्टार्ट हुई है, उनको आप रोक सकते हो। आप लोग एड्रेनलिन या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मॉडर्न डे के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी कम है, तो सेंसिटिव है वो लोग, कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनको बीमारियों का सामना, एलर्जीज का सामना करना पड़ सकता है। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद का। इम्यूनिटी का मतलब आपको पता ही है, प्रोटेक्ट करने वाला। तो इम्यूनिटी का पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट इज द प्रोटेक्टिव ऑफ इम्यूनिटी और द इम्यून सिस्टम? कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको हम किल कर देंगे। काफी बार ये जो इम्यून सिस्टम है ये सेल्फ पार्टिकल के ऊपर अटैक कर देता है, इसे हमने बोला है ऑटो इम्यूनिटी। आपके अंदर मेमोरी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेमोरी रिलेटेड टू ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, यानी कि मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल है आपके पास। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और इस मेमोरी के बेसिस पर आप लोग फॉरेन और सेल्फ पार्टिकल में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी आपको पता है कि आपके खुद के सेल्स कौन से हैं और फॉरेन पैथोजन कौन सा है। इसका मैकेनिज्म अभी हमें नहीं पता कि किस हिसाब से एनिमल डिस्टिंग्विश कर पाता है फॉरेन और नॉन फॉरेन के बीच में, लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स जो है ज्यादातर पार्टिकल्स में, फॉरेन मॉलिक्यूल्स में और फॉरेन ऑर्गेनिज्म में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। बट ड्यू टू सम जेनेटिक इश्यूज, कोई जेनेटिक चेंजेस आ गए, कुछ नई चीज बन गई विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्रायर थिंग्स, तो आपको नई चीज लगी वो, या फिर ड्यू टू अननोन रीजंस, जिसपे अभी भी स्टिल रिसर्च चल रही है। यानी कोई भी रीजन हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट आपका नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं? खुद के सेल्स को अटैक कर देते हैं। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सबसे ज्यादा जो देखी जाने वाली ऑटो इम्यून डिजीज है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की समस्या। जोड़ों में सूजन आ जाएगी, क्रैकलिंग होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, लाल भी आपको काफी बार जोड़े जो है देखने को मिल जाएंगे।
तो दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ वेरी बिग इशू एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस, राइट। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यही रहता है आपने सेल्फ सेल के ऊपर हमला कर दिया है। अब हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, किस हिसाब से हम लोग पैथोजन को मार सकते हैं, लेकिन व्हाट इज इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के पार्ट क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम सबसे पहले माउथ से खाना खाते हैं, देन देयर इज बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी, देन उसके बाद आपका फेरिंग्स है, देन ईसोफेगस, देन आप स्टमक तक पहुंचेंगे, देन आप स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे, देन आप लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे एंड अल्टीमेटली ओपनिंग हो जाएगी थ्रू एनस। एंड इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं व्हिच पोर देयर सिक्रीशन और सलाइवा इनटू द बक्कल कैविटी। आपके पास लिवर है जो कि बाइल जूस बनाएगा, गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को स्टोर और सिक्रीट करेगा फर्दर कंसंट्रेट करने के बाद, पैनक्रियाज है जो कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। ये सारी चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वी नो दैट वेरी वेल। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन कौन है? तो सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड नाम में ही क्या है, लिम्फ है, ओके। तो यहां पे क्या बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी लिम्फ है ना, इन वर्ड्स को अच्छे से देखना है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब रिलेटेड टू लिम्फोसाइट, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं एंड इवन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। यानी आपका इम्यून सिस्टम है, इसमें सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है कि लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए भाई, स्प्लीन हो गया आपका, ये हो गया वो हो गया, इनके अलावा काफी सारे टिश्यूज भी हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। कुछ सेल्स भी है, जैसे मास्ट सेल है वो भी आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मैक्रोफेज है वो भी है, पीएमएनएल भी है, बचे हुए बाकी सारे न्यूट्रोफिल्स भी हैं, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स भी हैं कुछ, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी देखते हो, नियरली 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ओके। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, है तो सारे केमिकल ही ना, एंटीबॉडीज हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, काम तो सारे इम्यूनोलॉजी के ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम बहुत यूनिक होता है क्योंकि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजन को कि हाँ ये फॉरेन है सच में ही, फिर रिस्पॉन्ड करता है उसके खिलाफ, यानी कि अपना एक्शन दिखाता है, एंटीबॉडी सिक्रीट करता है एंड उसे रिमेंबर भी कर लेता है, क्योंकि बी मेमोरी टी मेमोरी सेल है हमारे पास, अगली बार जो आएगा तो और जल्दी मारेंगे इसको। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। जब एलर्जी हो जाती है तो रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स निकलता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो कि हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ सेल्स के ऊपर आप अटैक कर दोगे। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि टी सेल्स मीडिएट करते हैं। अब पार्ट क्या है आपके इम्यून सिस्टम के, लिम्फॉइड ऑर्गन है सबसे पहले। लिम्फॉइड ऑर्गन भी दो प्रकार के हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स जहां पर ओरिजिनेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन होती है लिम्फोसाइट की। यानी बी और टी लिम्फोसाइट, बी और टी जो सेल्स हैं वो ओरिजिनेट भी यही होंगे, बनेंगे भी, फिर मैच्योर होंगे और फिर प्रोलिफरेट करेंगे, यानी और डिवाइड करेंगे, अपने जैसे और सेल्स बनाएंगे। तो ये सारी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात हो रही है, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोला है हमने। प्राइमरी के अंदर अलग काम होते हैं, सेकेंडरी के अंदर अलग काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन है वो है बोन मैरो, बोन मैरो बी फॉर बी लिम्फोसाइट एंड थाइमस टी फॉर टी लिम्फोसाइट। तो बस ये जो दो मेन है यही आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। इनमें क्या होता है, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट है, राइट, ये डिफरेंशिएट होंगे, यानी ये मैच्योर हो जाएंगे और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बन जाएंगे, यानी इनमें एंटीजन सेंसिटिविटी आ जाएगी। अब ये एंटीजन को पहचानेंगे, लेकिन इनकी कर्म भूमि अलग है, एंटीजन से इनका आमना सामना एक मैदान में होगा। तो आफ्टर मैच्योरेशन, यानी एक बार अगर आपके लिम्फोसाइट मैच्योर हो गए, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो गए, तो ये माइग्रेट करते हैं और पहुंच जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स तक। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है ये वो साइट है, ये वो मैदान है जहां पर इनकी इंटरेक्शन होगी एंटीजन के साथ। ये कर्म भूमि है, ये युद्ध भूमि है, और यहां पर ये प्रोलिफरेट करेंगे टू बिकम इफेक्टर सेल। अब ये वहां पर जाकर अपना जलवा दिखाएंगे। अभी तक तो ये बने थे, मैच्योर हो गए थे, डिफरेंशिएट हो गए थे, बट आगे चल के ये काम करेंगे, इफेक्ट आगे चल के दिखाएंगे अपना। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आता है, स्प्लीन जो कि स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड हैं जो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके गर्दन के रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आर्मपिट रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लोअर लिम्स के पास भी प्रेजेंट हो सकते हैं,
टॉन्सिल्स है आपके जो इस रीजन में पाए जाएंगे, पेयर्स पैचेस जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, एंड अपेंडिक्स वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स यू नो वेरी वेल, सीकम के साथ एसोसिएटेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारे क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहां पर जाकर मारामारी स्टार्ट होगी। तो लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिनके अंदर आपकी मेजर जनरेशन और डिफरेंशिएशन होती है, और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो कि युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, यहां पर जाकर वो इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होंगे, यहां पर एक्चुअल में एंटीजन से उनका आमना सामना होगा। ओके, तो मेन आपका बी लिम्फोसाइट के लिए बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट के लिए थाइमस, यहां पर क्या आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, एडिनॉइड्स है, पेयर पैचेस है, अपेंडिक्स है, काफी सारी चीजें हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नाउ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी में आगे देखते हैं। तो जो बोन मैरो है इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे सारे के सारे ब्लड सेल बनते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो जो है यहां पर आपके हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होती है। तो यहां पर क्या होता है, बोन मैरो के अंदर लगभग सारे ब्लड सेल बनेंगे, आपके आरबीसीज भी बनेंगे यानी एरिथ्रोसाइट, आपके डब्ल्यूबीसीज भी बनेंगे यानी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसीज के अंदर भी आपके एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, सारी की सारी चीजें यहां बनेंगी। प्लेटलेट जो है आपके सेल फ्रेगमेंट ये भी आपके यहीं पर बनेंगे। तो बोन मैरो मेन पार्ट है। थाइमस जो है ये एक लोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट रहता है, यहां पर बीच में फंसा हुआ सा प्रेजेंट रहता है बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के पीछे। एंड थाइमस जो है जब आप पैदा होते हैं तो काफी लार्ज होता है और बाद में धीरे धीरे अपने साइज में रेग्रेस करता जाता है, क्योंकि थाइमस इज द मेजर ऑर्गन फॉर इम्यूनिटी। इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी ठीक होती है और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं थाइमस रेग्रेस होता जाता है, थाइमस के सेल्स कम होते जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। ओके, सो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन यहां पर हो रही थी, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन हो गई थी इनकी, लेकिन अभी तक इनका एंटीजन से आमना सामना नहीं हुआ है, एंटीजन से इनका पाला नहीं पड़ा है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो स्टमक से इस प्रकार से चिपका हुआ रहता है। अगर ये आपका स्टमक है ना ऐसे जे शेप स्टमक, तो उससे ऐसे थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है। तो इफ दिस इज स्टमक तो इस रीजन पे आपका बीन शेप्ड स्प्लीन देखने को मिलता है। अब इट कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स, यानी यहां पर क्या है, लिम्फोसाइट तो है ही जो कि माइग्रेट करके आएंगे, इनमें फैगोसाइट्स भी होंगे यानी मैक्रोफेजेस वगैरह भी यहां पर होंगे। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ब्लड जब आपका स्प्लीन से फिल्टर होएगा तो अच्छे ब्लड को आगे भेज दिया जाएगा, पैथोजेंस को यहां पे ट्रैप कर लिया जाएगा। एंड इट इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इस चैप्टर से, राइट? जब आपके आरबीसी की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है स्प्लीन में उसे बुला लिया जाता है, तो ब्लड के अंदर से पैथोजन को ये सेपरेट करेगा। लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं लिम्फ नोड, बॉडी में काफी सारी जगह पर स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेजेंट रहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल है, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसीडर्ड। आपका ब्लड है उसी हिसाब से लिम्फेटिक सिस्टम में आपकी लिम्फ वेसल और लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ नोड जो है ये ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर एंटीजन को लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड से, यानी ब्लड को फिल्टर करके उससे माइक्रोब्स निकाल लिए किसने, स्प्लीन ने, और लिम्फ को फिल्टर करके टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करके उससे माइक्रोब्स किसने निकाल दिए, आपके लिम्फ नोड्स ने। तो एंटीजन इन लिम्फ नोड्स में फंस जाते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान और यहां पर आमना सामना हो जाता है इनका लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट आपके डेवलप हो गए थे, मैच्योर हो गए थे इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस, लेकिन यहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए उनका आमना सामना कहां पर होगा, चीजों से, लिम्फ नोड्स के अंदर एंड स्प्लीन के अंदर। यहां देखो यार आपके अगर आप बात करें इम्यून सिस्टम की तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग, इन दिस रीजन टॉन्सिल्स आपके प्रेजेंट होंगे, एडिनॉइड्स प्रेजेंट होंगे,
लिम्फ नोड आपके अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके गर्दन के रीजन में मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड अगर आप देखेंगे यहां पर भी प्रेजेंट होंगे आपके आर्मपिट रीजन में, और नीचे अगर आप जाएंगे तो लिम्फ नोड आपके यहां पर भी प्रेजेंट होंगे लोअर लिम्फ के रीजन में, ये हमने देख लिया था। तो लिम्फ नोड अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है जो कि ट्रैप कर लेंगे पैथोजन को, राइट, ट्रैप कर लेंगे पैथोजन को फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड और फ्रॉम द लिम्फ इटसेल्फ, और यहां पर उनकी मुठभेड़ हो जाएगी किसके साथ, एंटीबॉडीज इनके साथ, स्पेसिफिकली आपके लिम्फोसाइट के साथ, जो कि आगे चल के एंटीबॉडीज भी बनाएंगे ऑब्वियसली। यहां पर एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। नीचे अगर आप देखोगे चेस्ट रीजन में यहां पर आपका हार्ट के पास कौन प्रेजेंट है, थाइमस प्रेजेंट है, जो कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी छोटा होता जाएगा। स्टमक रीजन में आपका क्या प्रेजेंट है, स्प्लीन प्रेजेंट है। पेयर पैचेस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा नहीं दिखाया गया है जिससे कि डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ये पेयर पैच है। और आपका अपेंडिक्स ये सीकम है, फिर आपका असेंडिंग कोलॉन आएगा, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। तो ये जो आपका कोलॉन है ना, सीकम कोलॉन रेक्टम विच आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसके सीकम के साथ जुड़ा हुआ रहता है अपेंडिक्स। और बोन मैरो आपकी जो लार्ज बोन्स है उनमें प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या बनाएगा आपका, जो कि आपका बी लिम्फोसाइट बनाएगा। ओके, तो ये आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये और ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राइमरी है। बचे हुए इसको छोड़ के लगभग सारे के सारे ही आपके सेकेंडरी। अब हमने बोला था काफी सारे टिश्यूज भी हैं, सेल्स भी हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में आपने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकते हैं, आपके साइटोकाइंस हो सकते हैं, आपके कीमोकाइंस हो सकते हैं, आपके इंटरफेरॉन्स हो सकते हैं, आपके एंटीबॉडीज हो सकती हैं। सेल्स की जब आपने बात की तो मोनोसाइट हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, पीएमएनएल हो सकते हैं, आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। यहां पर अगर आप बात करें, देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू जो कि लोकेटेड होता है इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट। आपकी बॉडी के जो ट्रैक्ट है, चाहे वो एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, इस पूरे के पूरे ट्रैक्ट के अंदर टिश्यू का पैच प्रेजेंट रहता है, जिसे आप क्या बोलते हो, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एमएएलटी, जो कि 50% से भी ज्यादा लिम्फोइड टिश्यू बनाता है ह्यूमन बॉडी का। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। अब देखो यार, जब हमने फिजिकल बैरियर की बात की थी ना इनेट इम्यूनिटी में, तब हमने जाना था कि फिजिकल बैरियर में आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मेन है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में 3 एग्जांपल हमने पढ़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सेम चीज यहां पर भी तो आ गई ना। तो जहां जहां पर म्यूकस प्रेजेंट होगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू वहां पर होगा। आप ऐसे लिंक बना सकते हो। तो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर माल्ट प्रेजेंट होगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। Now the most important topic from the perspective of being an adult. अभी इस टाइम पर आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। याद करने का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये वाली स्लाइड है। आगे आप ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में, कोका अल्कलॉइड के बारे में, एंड दिस स्लाइड, दैट्स इट। इसके बाद जो भी चीज आएंगी, अडोलेसेंस एंड ये सारी की सारी चीजें, ये आपको सिर्फ सुननी है, आपको याद भी नहीं करनी, आपको खुद ही याद हो जाएंगी। दैट इज अ श्योरिटी। आपको याद भी नहीं करनी, आपको सिर्फ सुननी है, बिकॉज ये सुनने के लिए ही लिखी गई है किताब में। यहां से कोई बहुत भारी भरकम नीट में क्वेश्चन नहीं आता। बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है अलग से कि हाँ 5 नंबर में या 3 नंबर में कोई क्वेश्चन बना दिया, लेकिन नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग की जो 5 स्लाइड दिखाई है मैंने, सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एंड का जो है ज्ञान, वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करते हैं। ड्रग और अल्कोहल को जब आप अब्यूज करने लग जाएं, यानी अल्टीमेटली अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप दारू की बोतल सामने रख के उसको गाली देने लग गए, अब्यूज कर रहे हैं। दैट इज नॉट वर्बल अब्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग ड्रग को अब्यूज कर रहे हैं कैसे? उसका एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करके। वी आर एक्सेसिवली यूजिंग these kind of drugs and alcohol for our pleasure, जब हमें उसकी जरूरत ना हो, जब हमें उसकी जरूरत ना हो। इस चीज का क्या मतलब है? शराब एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा एक बूस्ट पर है, एक बूम पर है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे एक इनिशियल पुश दे दिया है कि मुझे शराबी ना समझो, ये ना समझो, वो ना समझो, हम तो गम भुलाने के लिए पीते हैं, हम तो किसी की याद में पीते हैं। ये सारी बकवास चल पड़ी टीवी के ऊपर। लोगों ने सोचा दैट इट इज समथिंग दैट रियली हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स, कि हाँ जनरली अगर ब्रेकअप हुआ है तो दारू पीने से काम चल जाएगा, जनरली एकेडमिकली हम लोग वीक चल रहे हैं तो दारू पीने से काम चल जाएगा। दोस्तों ने सुट्टेबाजी को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया है, या फिर काफी लोगों ने कॉमेडी के तौर पे या फिल्मों में या फिर अलग अलग स्किट्स के अंदर इस चीज को इतना कूल दिखाया है। राइट, एक्टर निकलता है, एक
जहाज से बढ़िया एंट्री होती है, हाथ में सिगार है, तो अल्टीमेटली यू थिंक दैट इट इज वेरी कूल एंड इट इज अ सिंबल ऑफ बीइंग एन अडल्ट, बट इट इज नॉट. Generally, it's not. It is only going to harm you, and whenever they are going to play such kind of scenes on television, there will be a statutory warning at the lower corner कि धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है. वो हमेशा चली रहती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल दे आर प्रोमोटिंग दैट थिंग ऑन टेलीविजन. सो यहां पर गड़बड़ स्टार्ट होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सामने जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो कोने में एंड में छोटा छोटा सा लिखा है, उसको हम कभी भी नहीं देखते, हमेशा नजरअंदाज करते हैं, और वहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. प्रॉब्लम यह है कि अब हमें लगता है कि गम बुलाने के लिए शराब जरूरी है. हो सकता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज में नहीं रहा है, लेट्स से हो सकता है, लेट्स से इट इज करेक्ट, गम बुलाने के लिए शराब जरूरी है, लेकिन इट इज ऑल्सो एडिक्टिव टू यू ना. जब आप लोग इस चीज का सेवन करने लगोगे तो आपकी जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं उनकी भूख बढ़ जाएगी. जब आप शराब पीते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी के अंदर शराब के रिसेप्टर्स नहीं थे, बिकॉज आप पहली बार किसी चीज का सेवन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं है. जब आपने शराब पी तो रिसेप्टर्स बढ़ गए, और वो रिसेप्टर्स समझ लीजिए 2 हो गए हैं नंबर में. तो अब आप जब शराब पिएंगे तो 2 रिसेप्टर्स संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन रिसेप्टर्स और बढ़ते हैं मात्रा में. अब जब आप सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल पिएंगे तो आपके रिसेप्टर्स संतुष्ट नहीं होंगे, और आपकी बॉडी से एक अर्ज निकलेगी कि और शराब की मुझे जरूरत है. और जब आप और शराब पिएंगे तो रिसेप्टर और बढ़ेंगे, आप और शराब पीना चाहेंगे, उन रिसेप्टर्स की अर्ज की वजह से आपके रिसेप्टर्स और बढ़ेंगे, और शराब आप पीना चाहेंगे, रिसेप्टर्स और बढ़ेंगे, एंड अल्टीमेटली यू आर इन अ ट्रैप जहां आप पूरे खानदान को, पूरे परिवार को, समाज को दांव पे लगा चुके होते. तो दिस इज द साइकिल हाउ इट बेसिकली वर्क्स. So you do not need to fall in this particular trap. That's what I am saying. Because first time आप हो सकता है किसी से इन्फ्लुएंस होकर पी रहे हो, लेकिन उस टाइम पर आपने ऑलरेडी रिसेप्टर जनरेट कर दिए हैं, इसीलिए एक बूंद पीना भी नहीं ठीक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. I am strictly against alcoholism. I am strictly against smoking. I have never personally done it, and I'm never gonna do this in my entire life. This is a promise that I made to myself, and I am स्ट्रिक्टली अप टू इट. अभी तक मैंने कुछ ना कोशिश की है ना मैं करूंगा. मेरा अपना इतना आत्मसंतुलन है, बहुत अच्छा है, एंड आई एम सीरियसली फॉलोइंग व्हाटएवर आई हैव डिसाइडेड फॉर माय सेल्फ. सो दिस इज अ पर्सनल सजेशन एंड दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू कि तुम लोग भी ऐसा ना करो. काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, तो यहां पर क्या है, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि ड्रग और अल्कोहल जो है एकदम राइज पे है, परचम पे है, स्पेशली यूथ में. कारण मैं आपको बता चुका हूं, काफी सारे कारण हैं. तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि हमें अब चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इनके हार्मफुल इफेक्ट तो है ही. तो हमें क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है, प्रॉपर गाइडेंस देनी है अपने बच्चों को, सो दैट अगर उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो हम उन्हें सेफ गार्ड कर सकें और उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में उनकी हेल्प कर सकें. जो सबसे कॉमनली ड्रग लिए जाते हैं इनमें से कुछ चुनिंदा है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स यानी कोकेन वगैरह, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे. और ज्यादातर ये जो ड्रग्स हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से यानी आपके एंजियोस्पर्म से निकाले जाते हैं. इनमें से कुछ जो है आपके फंगस से भी देखने को मिल सकते हैं, ज्यादातर आपके फ्लावरिंग प्लांट से ही या एंजियोस्पर्म से ही निकाले जाए. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी हमने देखी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड. तो सबसे पहले ओपियोइड की हम लोग बात करेंगे. ओपियोइड आपके ओपियोइड रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं. जैसा मैंने बताया, रिसेप्टर का नंबर बढ़ेगा. आपने ओपियोइड लिया, आपके ओपियोइड रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी जो आपका कमांड एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बिना आप अपने शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते, और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यानी आपके इस रीजन, एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब ओपियोइड का सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, हीरोइन. तो हीरोइन को आप लोग स्मैक भी कहते हो, और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, डाइएसिटाइल मॉर्फिन. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मॉर्फिन का है. तो इस मॉर्फिन में क्या करो आप, डाइएसिटाइलेशन करा दो, यानी मॉर्फिन में अगर आप 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ दोगे, 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ दोगे, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगी. पिक्चर वाली हीरोइन नहीं, गंजा हीरोइन, देखा होगा तुमने. तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हीरोइन कैसी होती है, व्हाइट होती है कलर में, ओडरलेस होती है, कोई खास इसमें स्मेल नहीं आती. बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, कड़वा कंपाउंड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी सफेद कलर का पाउडर है बेसिकली, जिसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं है. और आपने जब मॉर्फिन की डाइएसिटाइलेशन कराई तो आपको ये मिला. अब आपको बेसिकली मॉर्फिन कहां से मिला, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. ये जो आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज पेपावर सोमनिफेरम. तो पॉपी के अंदर
पीपी आ रहा है ना, तो यहां पर देखो पेपावर सोमनिफेरम, इससे आपको क्या मिला, इसकी लेटेक्स से आपको क्या मिला, बेसिकली मॉर्फिन मिला या ओपियोइड्स मिले। अब इसको आप स्नॉट भी कर सकते हैं, यानी कि आपने फिल्मों में देखा होगा, काफियों में वो कार्ड वार्ड के ऊपर कुछ रख के करते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो हीरोइन है कि क्या है, लेकिन अल्टीमेटली उसको आप स्नॉट कर सकते हो, नाक के थ्रू ले जा सकते हो अंदर सूंघ करके, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हो। इट इज अ डिप्रेसेंट, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले आएगा आपको, क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा इफेक्ट कर रहा है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्टिव बना देंगी, काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको डिप्रेस कर देंगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी दो प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी इफेक्ट है, आप डिप्रेशन में आ जाओगे क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शन स्लो हो चुके हैं, क्योंकि आपके सीएनएस पे सीधा सीधा इसका दुष्प्रभाव पड़ चुका है। दिस इज अबाउट ओपियोइड। जहां पे हीरोइन की बात करनी थी हमें, व्हाइट कलर का ये क्रिस्टलाइन पाउडर है, और इट इज नथिंग बट डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन के ऊपर आप 2 एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, हीरोइन बन जाएगी, या फिर आपका स्मैक बन जाएगा। कैनाबिनॉइड्स, अब कैनाबिनॉइड्स जो है ये ग्रुप ऑफ केमिकल है जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा। जैसे ओपियोइड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा था, कैनाबिनॉइड आपके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, स्पेशली इन द ब्रेन। तो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड है ये आपके इन्फ्लोरेसेंस से निकाले जाते हैं ऑफ द कैनाबिस सटाइवा, नाम ही है कैनाबिनॉइड और प्लांट का नाम भी है कैनाबिस। तो इसके ऊपर ऊपर के फूल के वो तोड़ लिए जाते हैं, पंखुड़ी, पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, और रेजिन भी निकाल लिया जाता है, यानी इससे गम वगैरह निकाल लिया जाता है, और इन सबको वेरियस कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है जिससे अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बनाए जा सके। जैसे कि मैरिजुआना, इसे मैरिजुआना नहीं बोलते, मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं, इट इज मिरवाना। ओके, तो यहां पर जे नहीं होता, साइलेंट है। तो मिरवाना बनाया जाता है, आपका हशीश है, चरस है, गांजा है, ये सारी की सारी चीजें कहां से तैयार की जाती है, कैनाबिस सटाइवा से। अब उसके फूल अगर सिर्फ तोड़ लिए तो कोई और कंपाउंड बन जाएगा, पत्ते अगर सिर्फ तोड़ लिए तो कुछ और बन जाएगा, फूल पत्ती मिक्स कर दी और लेटेक्स मिक्स कर दिया है, रेजिन मिक्स कर दिया है तो कुछ और बन जाएगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिरवाना, हशीश, चरस, गांजा बनाया जा सकता है। अगर पर्टिकुलरली इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़नी हो तो एक बार कमेंट में बता देना, और फिर ये मत बोलना कि सर गांजा बनाना सिखाते हैं। अगर तुम्हें सीखना है इनकेस, तो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन हमें पता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी आप लोग इनहेल कर सकते हो, यानी सूंघ सकते हो, एंड ओरल इंजेक्शन भी ले सकते हो, यानी कि खा भी सकते हो। तो पत्ते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग हमारे, बहुत हम किराए पे रहते थे बहुत बचपन में, व्हेन वी वर इन उधमपुर, जम्मू कश्मीर में थे हम उस टाइम पे। तो एक हमारे बगल में लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, दिन में काम करते थे बढ़िया एकदम, और रात को कुछ गांजे के पकौड़े वकौड़े बना करके खा लेते थे, मतलब जैसे भांग के पकौड़े, सॉरी। तो ऐसे भी खा सकते हो तुम। जैसे होली वोली पे भी काफी जगह पर भांग की ठंडाई वगैरह बनाई जाती है, तो इट कुड बी टेकन ओरली एज वेल, और वैसे भी आपका इनहेलेशन से भी लिया जा सकता है। ये भी आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालती है, हार्ट पर आपका इफेक्ट डालती है, हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। ये कैनाबिनॉइड्स की बैकबोन है, बैकबोन ऑफ कैनाबिनॉइड। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखा था, जिसकी डाइएसिटाइलेशन से बन जाएगा आपका हीरोइन, यहां पर इट इज कैनाबिनॉइड बैकबोन। थर्ड जो है दैट इज कोका अल्कलॉइड। नाम में ही क्या है, कोका, तो कोका से कुछ याद आ रहा है, कोकेन। इसके भी इनिशियल 4 अल्फाबेट आपके कोका ही हैं, और जिस प्लांट से लिया जाएगा उसका नाम भी है एरिथ्रोजाइलम कोका, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लांट साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब सी का उच्चारण बहुत है, कोका, कोकेन, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो, कोकेन को कोक भी बोलते हो, कोक एन, कोक वर्ड आ रहा है, क्रैक भी आप इसे बोलते हो, इसमें भी सी के का साउंड आ रहा है। तो इट इज यूजुअली स्नॉटेड, यानी ये यूजुअली आपका स्नॉट किया जाता है, सूंघा जाता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लीजिए एक आपका ये न्यूरॉन है, तो यहां पर आपका सिग्नल गया इलेक्ट्रिकली, और यहां पर इस एंड से आपके क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के बाद इन्हें अगले न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो आपके रिलीज होकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचने वाले हैं ना, इसको आप लोग क्या करोगे, अगर आप कोकेन खाओगे तो अल्टीमेटली ये जो डोपामीन है इसका ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामीन, तो ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हो आप लोग, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कहते हो।
तो डोपामीन नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो स्टिमुलेटरी एक्शन हो जाएगा एसिटाइलकोलिन की वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिससे आपको सेंस ऑफ यूफोरिया आएगी और इंक्रीज एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, यानी आपको लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में हो, पूरी एनर्जी आपके अंदर रहेगी एंड अल्टीमेटली यू विल फील गुड। यूफोरिया मतलब एक सेंसेशन जिसको आप भूलना ना चाहो, आपको ऐसा लगेगा आप एक अलग ही जग के प्राणी हो। और बहुत ज्यादा अगर खा लिया है तो हेलुसिनेशन हो जाएंगी, लोग दिखने लग जाएंगे, अल्टीमेटली आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो। तो वो सेंसेशन काफी ज्यादा सही करके बताई जाती है काफी लोगों को, राइट, कि हाँ यार मजा आता है, हिलते रहते हैं लोग मस्त एकदम। तो अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, जिनको खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, यह एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा, भांग दतूरा की जो बात होती है वो यहां पर आप देख सकते हो। तो ये अब्यूज किए जाते हैं बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। जैसा कि आपको पता है कोका अल्कलॉइड या कोकेन क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ा दे रहा है, तो इस इंक्रीज एनर्जी की जरूरत है एट द टाइम ऑफ रनिंग, एट द टाइम ऑफ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एथलेटिक और स्पोर्ट्स वर्क। तो ये जो है आपके इनफेक्ट खा लिए जाते हैं, इसीलिए डोप टेस्ट भी किया जाता है काफी सारे आपके स्पोर्ट्स पर्सन का, कि कहीं उसने कोकेन वोकेन या कोई और ड्रग तो नहीं लिया है जो कि उसकी एनर्जी बढ़ा दे। क्योंकि एक नॉर्मल भाग रहा है, तुम ड्रग लेके भाग रहे हो तो तुम अल्टीमेटली तेज भागोगे, तुम्हें थकावट होगी ही नहीं, तुमने बॉडी के थकने के प्रोसेस को ही खत्म कर दिया है, तो तुम तो जीतोगे। तो ऐसे थोड़ा अनफेयर कंपटीशन हो जाता है, इसीलिए सबको कहा जाता है कि आप जब आओगे किसी पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, आप पिछले 15 दिन किसी भी ड्रग पे नहीं होने चाहिए, आपको कोई दवाई ववाई भी नहीं लेनी होती यूजुअली। अगर आप लेते हो कोई दवाई, कोई चीज आपकी चल रही है, तो वहां के डॉक्टर्स जो है आपको प्रेस्क्राइब करते हैं बेसिकली, राइट, कि हाँ ये मेडिसिन आप लोग ले सकते हो और वही देंगे, तो आप खुद से नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं हाजमोला लेके जा रहे हो वहां पे खा रहे हो बैठ के, दैट इज नॉट गुड। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स है, आपके एम्फेटामिन्स है एंड बेंजोडाइजेपिन है, या फिर इससे मिलते जुलते ड्रग जो है ये आपके मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये आपके पेन किलर का भी काम करते हैं। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या है, इट इज अ सिडेटिव एंड इट इज अ पेन किलर, राइट। तो ये क्या बनाता है, आपको थोड़ा शांत बनाता है, और अगर आपको पेन हो रहा है तो वो पेन नहीं होगा। जैसे कि आपने कोई ऑपरेशन कराया है और आपकी सर्जरी हुई है, तो वो पोस्ट ऑपरेशनल जो पेन है उसको झेलने के लिए आपको मॉर्फिन दी जाती है। तो अल्टीमेटली क्या है, ऐसे ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इनकी इंपॉर्टेंस भी है। तो पेशेंट्स को ये दिए जाते हैं जिससे कि उनकी मेंटल इलनेस ठीक हो पाए, वो थोड़े शांत रहे, ओके। जैसे कि डिप्रेशन है किसी को, इंसोम्निया है, तो उस केस में भी किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, कोई डिप्रेशन में है, तो उनको भी आप लोग एक्साइट करने के लिए अकॉर्डिंगली ड्रग्स दे सकते हो। किसी को आपको शांत करना है, किसी को आपको एक्साइट करना है, दोनों ही केसेस में यू कैन डू द ड्रग एनालिसिस एंड यू कैन गिव देम द ड्रग्स। तो इसीलिए काफी सारे प्लांट के फ्रूट और सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और 100 सालों से भी ज्यादा से इनका जिक्र जो है हमारे फोक मेडिसिन के अंदर है, रिलीजियस सेरेमनीज में, रिचुअल्स में, ऑल ओवर द ग्लोब्स इनका इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया करती है। लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल करने लग जाएं फॉर अदर देन मेडिसिनल यूज, है तो ये मेडिसिन लेकिन इसका हमने नशा लगा लिया। अब समझ लो भाई, तुम्हें किसने बोला हाँ भाई बुखार है, ये लो पैरासीटामोल खा लो, अब तुम पैरासीटामोल को छोटा छोटा पीस के बढ़िया उसका रोज सेवन कर रहे हो, ग्लूकोन डी की जगह पानी में मिला के एकदम मस्त नाच रहे हो, रोटी के बीच में लगा लगा के लपेट लपेट के खा रहे हो, देन दैट इज नॉट द वे इट हैज बीन टेकन, सो यू हैव अब्यूज्ड पैरासीटामोल, उसके लिए तुम्हें सजा होनी भी चाहिए। सो अमाउंट और फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दी है, एक लिटिल अमाउंट इज वेरी गुड to cope up some sort of mental illness, to cope up some sort of pain, to cope up some sort of depressional things that are going on in your life। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डैमेज होगी, आपके ऑर्गन्स हार्म होने लग जाएंगे, फिजियोलॉजिकल भी, शरीर पूरा गड़बड़ा जाएगा, रिएक्शंस अपने हिसाब से काम करेंगे, एंड साइकोलॉजिकल भी, मेंटल इलनेस भी होने लग जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज। इसीलिए हमें इन्हें अब्यूज नहीं करना चाहिए। तो यहां पर स्मोकिंग जो है ये भी आपका ड्रग के बाद सबसे खास चीज है जो कि अडल्ट्स में काफी कॉमन है, एंड स्पेशली टोबैको। अब तंबाकू हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम उस तंबाकू की बात कर रहे हैं जो कि रगड़ के खाई जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे सिगरेट की पैकिंग के ऊपर तो काफियों पे लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग कैंसर कॉजेज कैंसर, एंड अल्टीमेटली काफियों पे ये भी लिखा रहता है टोबैको कॉजेज कैंसर, क्योंकि सिगरेट के अंदर जो है टोबैको भी आपकी भरी जाती है जिसको आप लोग स्मोक करते हो। तो टोबैको जो है
ह्यूमंस पिछले 400 सालों से उगा रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्मोक भी करी जा सकती है सिगरेट में, बीड़ी में डाल करके, और ये आपकी चबाई भी जा सकती है, इवन स्नफ भी की जाती है, यानी डायरेक्ट भी खींची जा सकती है पाउडरी फॉर्म में। टोबैको में क्या होता है, टोबैको में भी आपके अल्कलॉइड होते हैं, अल्कलॉइड मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका निकोटिन। सो ये निकोटिन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड आपका क्या है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ना, जो आपको एक्टिवेट करने के काम आते हैं। अब एड्रेनलिन बिना ही बात रिलीज हो रहा है, तुम तंबाकू खा के लेटे हुए टेबल पे और एड्रेनलिन रिलीज हो गया तो तुम्हारा बीपी तो बढ़ाएगा ना। तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, जो कि आपके बीपी को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, यानी तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो और तुम्हारा हार्ट रेट, बीपी नॉर्मली बढ़ा हुआ है सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से। तंबाकू खाने की वजह से या स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है, जो कि मुकेश को हुआ था, हर पिक्चर से पहले आता है सुपरस्टार मुकेश। यूरिनरी ब्लैडर का भी आपको इंफेक्शन हो सकता है, एंड अल्टीमेटली थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सांस से रिलेटेड तो कितनी प्रॉब्लम है, एम्फीसीमा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, गैस्ट्रिक अल्सर है। अलग अलग प्रकार की चीज जब आप खाओगे अलग अलग प्रकार के कैंसर पाओगे। बहुत वैरायटी चल रही है यहाँ पर, बहुत सारे ऑफर भी हैं कि तुम हाँ सिगरेट के साथ अगर तुम सेवन करते हो, तंबाकू का चबाते भी हो और सिगरेट भी लेते हो तो तुम्हें डबल बेनिफिट है उस चीज का, राइट। तुम्हें दो अच्छे तरीके के कैंसर मिलेंगे अपनी बॉडी में, माउथ कैंसर अलग से मिलेगा, थ्रोट कैंसर, और लंग कैंसर अलग से मिलेगा। तो इन पे चलता है मस्त ऑफर, दिवाली ऑफर। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना घातक है, यू नो वेरी वेल। कार्बन मोनोऑक्साइड की आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह लेके जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया स्मोकिंग की वजह से, तो ऑक्सीजन को लात मार के गाड़ी में कौन बैठ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन तो खुला पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन में चढ़ने ही नहीं दिया उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ने, तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना बॉडी में। तो यहां पर क्या होगा, हीम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बाउंड ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए पैकेट पे वार्निंग लिखी होती है मेरे भाई कि आपको नहीं करनी है स्मोकिंग, लेकिन तब भी लोग खरीदते हैं। हर पैकेट पे एक निर्धारित स्पेस होता है कि 60-70% स्पेस में आपको लिखना ही पड़ेगा कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। फोटो भी बनानी पड़ेगी बकायदा, एक बहुत गंदी अजीब सी फोटो बनानी पड़ेगी, उससे खतरनाक जिससे किसी को कैंसर हुआ ही नहीं हो। दुनिया की सबसे खतरनाक कैंसर की फोटो लेके आओ, वो लगाओ, राइट, माउथ कैंसर की, लंग कैंसर की, जिससे कि लोग डरे लेकिन नहीं डरते। ओके, येट स्मोकिंग। लेकिन अगर तुम बोल दो भाई दूध से कैंसर होता है ना, अगले दिन फेसबुक पे ट्रेंड कर जाएगा, मतलब फेसबुक ट्विटर पे बहुत खतरनाक तरीके से कि दूध से कैंसर होता है, मिलावट वाला दूध। लेकिन जो चीज इतना बड़ा इकोनॉमी का पार्ट है, आई डोंट नो व्हाई, जिसके ऊपर लिखा है कि ये गंदी चीज है। और एक खास बात यह है कि गंदी चीज जो है लोग खुद लेने जाते हैं, एंड अच्छी चीज दूध वाला घर पे देने आता है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। ओके, येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, यंग बच्चों में भी, ओल्ड लोगों में भी। तो यहां पर हमें काउंसलिंग की जरूरत है, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, हमें लोगों से बात करनी है, राइट, हमें अपने पेरेंट्स की सलाह लेनी है। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी बना के रखो, और पेरेंट्स से खासकर ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों से थोड़ी बना के रखिए, उनसे दिल की बातें करें, जिससे कि वो आपके साथ काफी सारी चीजें शेयर करने लग पड़े, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी जो सबसे आपकी सेंसिटिव एज है 12 से 18, इसमें जब आप एक ट्रांजिशन के दौरान गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन हो रही है आपकी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आप अडल्ट होने लग रहे हैं, आप अडल्ट होने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं, आपकी बॉडी में एक तूफान है हॉर्मोन्स का। उस टाइम पर आप अगर अपनी बॉडी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लगाते हैं, देन आल्सो इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, और अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में लगाते हैं, देन आल्सो इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, लेकिन एडवर्सली। तो दिस इज द एज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस। ऐसा नहीं 18 के बाद फ्री हो जाओ, अब तो नहीं, अब तो दारू कहाँ ही पिएंगे हम, लेकिन हाँ, दिस एज इज द एज ऑफ ब्रेन वॉशिंग। दिस द एज वेयर यू कैन गेट ब्रेन वॉश बाय एनीवन। तुम लोग किससे इमोशनली कॉन्टेक्ट हो जाओ, कोई रो रो के तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, राइट, तो तुम लोग को एकदम बढ़िया लगता है, अरे यार दीदी भैया तो हमारे बारे में कितना सोचते हैं, दीदी भैया को तो व्यूज पैसा से कोई मतलब ही नहीं है। बट उस टाइम पर यू आर गेटिंग ब्रेन वॉश। वो बड़े लोगों को वो समझ में आ जाता है क्या ओवर एक्टिंग चल रही है, क्या चल रही है, वो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हम यही देख देख के बड़े हुए हैं। लेकिन 17-18 साल के बच्चे, 16-17 साल के बच्चे, दे आर लाइक वेरी अटैच्ड टू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल,
तो यहां पर किसी बड़े की सलाह लिया करो। ओके, अडोलेसेंस मींस बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस। अडोलेसेंस एक पीरियड तो है, 12 से 18 साल का आपके अंदर पीरियड है, 6 से 7 साल का, लेकिन एक प्रोसेस भी है जिसमें आप मैच्योर होते हो, आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है, आपके बिलीव्स चेंज होते हैं सोसाइटी को लेकर के, राइट? मामा आएंगे, आम लाएंगे, बचपन तक तुम ये करते थे, और जैसे तुम थोड़े बड़े हो जाते हैं, यार मामा क्यों आए हैं, यार मामा आम क्यों लाए, ऐसा। तो वो जो ट्रांजिशन है दैट इज बेसिकली इन द एज ऑफ अडोलेसेंस। यहां पर आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे एंड बिहेवियरल चेंजेस होंगे। आप किसी को कुछ नहीं समझोगे इस एज के अंदर, आपको लगेगा आप सोच रहे हो आप सही हो, बाकी सारी दुनिया पागल है, दुनिया में किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है, सब तुम ही करोगे, एलन मस्क के बाप तुम ही हो अगले। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, बिकॉज उस टाइम पर एड्रेनलिन है, बहुत सारे और हॉर्मोन्स हैं जो कि एकदम टॉप पे रहते हैं, राइट? एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, जो कि आपको टिकने नहीं देते। सो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल फेज है, मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी, जिसमें आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। इस टाइम पर अगर आप मात खा गए तो आप पूरी जिंदगी एक पढ़े लिखे गधे ही कहलाओगे, तो इस फेज में समझना जरूरी है। क्यूरियोसिटी यहां पर सबसे ज्यादा होती है, यार क्या दारू पी के देखें कैसा लगता है, सुट्टा मार के देखें कैसा लगता है। तो एडवेंचर करना, एक्साइटमेंट होना, एक्सपेरिमेंटेशन करना इज वेरी वेरी प्रेजेंट एट दिस मोमेंट ऑफ एज। और यहां पर जो है हमें ऐसा लगता है कि अगर हम करके देखते हैं एक बार अल्कोहल, एक बार स्मोकिंग, तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको थोड़ा सा मजा आ भी जाता है। तो एक बार तो आप सिर्फ चाव चाव में, इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में कर लेते हो, लेकिन उसके बाद वही है कि आप इसे प्रॉब्लम फेस करने से बचने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हो। भाई नंबर नहीं आया, चल सुट्टा मार के आते हैं, भाई बंदी छोड़ गई, सुट्टा मार के आते हैं। आपको कूल और प्रोग्रेसिव लगता है कि हाँ मेरी क्लास में मैं अकेला हूं जो सुट्टा मारता हूं, तो मैं सबसे अलग हूं, लड़कियां देख के बोलेंगी वाह मुकेश इज द सुट्टेबाज। तो ऐसा नहीं है। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट में इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से प्रमोट किया गया है, एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाया गया है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी हो अगर तुम सुट्टा मारते हो, तो डजेंट मैटर उसके बाद तुम्हें कितनी भी खांसी आती हो, लेकिन फिल्मों में तुम्हें दिखाया जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली। अब आपको बेनिफिट दिखने लग जाता है इसका कि यार दारू पी के झूमे तो बढ़िया थे उस दिन, तो इसको रिपीटेडली यूज करते हैं। फिर वही है कि इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर तो होता ही है अल्कोहल का और ड्रग का। क्यों? इसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, डिपेंडेंस हो जाती है आपकी इन केमिकल्स पे, क्योंकि वही है टॉलरेंस लेवल जो है रिसेप्टर की बढ़ जाएगी। अब जितने ज्यादा रिसेप्टर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको शराब पीनी पड़ेगी, जितने उतने ही रिसेप्टर और बढ़ेंगे उतनी ज्यादा शराब और पीनी पड़ेगी। इसे आप कहते हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी या ड्रग डिपेंडेंसी। और जब आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको विड्रॉवल सिम्टम्स दिखाई देंगे। यानी अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आपने 20 साल लगातार दारू पी है और 2 दिन अगर आप दारू नहीं पीते तो पूरे एकदम कांपने लग जाते हो, पसीने छूटने लग जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, अचानक से फिर ठंडी लगने लग जाती है। ये सारी चीज है कि एंजाइटी हो जाएगी, शेकीनेस हो जाएगी, उल्टी आने लग जाएगी, पसीने छूट जाएंगे। दैट इज जस्ट बिकॉज अब तुम नहीं छोड़ रहे हो उस चीज को। अब तुम्हारी हेल्प सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर ही कर सकता है, जहां पे तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस के साथ एक लंबे टाइम में, ऐसा नहीं होता रिहेबिलिटेशन सेंटर में कि आपको 5 दिन में दारू छुड़ा के दे देंगे, नहीं, 1 महीने 2 महीने, इनफैक्ट 6 महीने का भी कोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने प्रख्यात बेवड़े हो उस हिसाब से। तो यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पहली बार तुमने किया था सिर्फ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, लेकिन अब तुम उस चीज में उलझ चुके हो, फंस चुके हो। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। किसी के भी साथ हो सकता है, किसी पार्टनर के साथ हो सकता है। साइकोलॉजिकली तुम सोच लेते हो इसके साथ ही है मेरा फ्यूचर, इसी के साथ है मेरा जीवन। उसके बाद जब तुम उससे दूर हो जाते हो, तुम्हें पता लगता है कि अब तुम साथ नहीं रहने वाले, देन अल्टीमेटली इट हर्ट्स, तो यू गो इन डिप्रेशन। सिमिलर केस इज विद दिस। अगर तुम लोगे तो दिक्कत है, यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग के चक्कर में कि हाँ भाई अच्छा लगता है थोड़ी देर, तब तुम लोगे, तो अल्टीमेटली यू आर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। और अगर तुम ना लेने की कोशिश करो एक बार लत में पड़ने के बाद, तो वही है विड्रॉवल सिम्टम्स, और विड्रॉवल सिंड्रोम तो यहां पर है ही। और अल्टीमेटली फिर आपको सोशली एडजस्ट होने में प्रॉब्लम रहेगी, आपकी खुद की फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, पैसे की तुम ऑलरेडी बाट लगा चुके होगे, अपने शरीर को तुमने ऑलरेडी बहुत गंदा कर लिया है, समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, बेवड़े का एक टैग देख चुका होगा। तो अब तुम अगर इज्जत से जीने की कोशिश भी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में सोसाइटी द्वारा एक एक्सेप्टेंस को प्राप्त करना। तो कोशिश यही रहेगी कि इमीडिएटली इस चीज को पकड़े।
और एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही आप शराब का या ड्रग्स का सेवन करते हो, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म एंड वायलेंस, यानी चिल्लाने लग जाओगे, लोगों को मारने लग जाओगे, बड़बड़ाने लग जाओगे, रेकलेस बिहेवियर, किसी की कोई परवाह नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शराब से मतलब रह जाएगा। और उस शराब के मतलब के चक्कर में चोरी चकारी शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर तुम कोई अच्छी नौकरी नहीं करते हो, नौकरी पे तुम्हें कोई रखेगा भी क्यों? अल्टीमेटली इफ यू आर ट्राइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड नोबडी इज गिविंग यू दैट, और शराब तो देखो तलब है, खाना पीना छोड़ सकते हो, फैमिली को छोड़ सकते हो, लेकिन ये चीज नहीं छोड़ी जाएगी। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, अल्कोहल डिपेंडेंसी। नाउ यू विल बी ट्राइंग टू स्टील अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर्स, जिस चक्कर में जेल वेल का मूवी देखना पड़ सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी होगा, तुम्हें भी, तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। कहने का मतलब है जो भी ले रहा है उसको। एक्सेसिव डोजेज अगर आप कभी ले लेते हो तो कोमा में भी जा सकते हो और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अचानक से फेल हो गया, एंड सेरेब्रल हेमरेज, सीधा सीएनएस पर अटैक हुआ। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का रीजन जो कि सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा देता है, सीधा उस पर अटैक हुआ, सोचने समझने की सारी शक्ति गई। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा लेकिन आगे 4 कदम पे ही गाड़ी ठोक दी। तो यहां पर क्या है, अगर आपको पता लगाना है कि क्या चल रहा है आपके बच्चे के जीवन में, तो थोड़े बहुत कुछ सिम्टम्स हैं। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पहले 90% आते थे, अब अचानक से 50% आने लगे, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मेंटल स्ट्रेस चल रहा है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज में ना जाना, कहीं और ही पहुंच जाना स्कूल का नाम लेकर के। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेना। अब सालों मेरे को ऐसे मत देखो, मेरी दाढ़ी इसलिए बड़ी हुई है क्योंकि लॉकडाउन में नाई की दुकान बंद है, तो मैं इस चक्कर में नहीं हूं, तो मुझे ऐसे कबीर सिंह से कंपेयर ना करें कि हाँ भाई ऐसे सर आपकी भी तो बड़ी दाढ़ी हो रखी है, वो भी ऐसी अजीब सी। यार एक्चुअली मेरे को दाढ़ी बनाना नहीं आता है, मेरे को सिर्फ शेव करना आता है पूरा कंप्लीट ना, मेरे को ट्रिम करनी नहीं आती है, और ट्रिमर है भी नहीं मेरे पास, खराब हो चुका है वो, तो इसीलिए। तो जब तक अभी लॉकडाउन नहीं हटेगा तब तक यही चलेगा। तो ऐसे पर्सनल हाइजीन से मन उठ जाता है, कहीं भी पड़े हैं चद्दर वद्दर लपेट के। विड्रॉवल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, लोगों से खुद को काट लेना, अकेले बैठे रहना, डिप्रेस हो जाना, थकावट रहना, रिबेलियस बिहेवियर होना, जैसे कि हाँ भाई अब तो इससे मैं बदला लूंगा, खतरनाक, इसने मेरे को कैसे कह दिया, बेवड़ा कैसे कह दिया, मैं हूं तो हूं पर इसने मेरे को कैसे कह दिया, इसके बाप के पैसे की थोड़ी पीता हूं मैं, ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी। डिटोरेटिंग रिलेशनशिप्स, परिवार का, दोस्तों का कोई ख्याल ना होना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अपनी हॉबीज जिसके लिए जिंदगी तुम देना चाहते थे उससे ध्यान हट जाना। चेंज इन स्लीपिंग ईटिंग हैबिट्स, खाना कभी कभी खाना, कभी कभी ना खाना, बिना खाए सो जाना नशे की हालत में। फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, भूख प्यास ना लगना, एंड अल्टीमेटली वेट का या तो लॉस हो जाना, पेट वाले रीजन का स्पेशली बढ़ जाना, क्योंकि आपका लिवर जो है वो एनलार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि आपको इससे हो जाती है लिवर सिरोसिस की बीमारी, लिवर टिश्यू डेड होने लग जाए, कहते हैं ना लिवर खराब हो जाता है, तो लिवर का साइज छोटा हो जाएगा सेल खत्म होने से। तो लिवर क्या करता है, अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है जिससे कि एटलीस्ट वो ज्यादा काम कर पाए, तो इसलिए लीवर बड़ा हो जाता है। तो काफी लोग जो बहुत ज्यादा बियर कंज्यूम करते हैं उनका पेट भी निकला हुआ होता है। अगर आप ड्रग लेते हैं इंट्रावेनसली यानी कि वाया इंजेक्शन, तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ा था कि इससे आपको एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसी सीरियस इंफेक्शंस भी हो सकती है अगर आप बार बार उन निडल्स को इस्तेमाल करते हो तो। और एड्स और हेपेटाइटिस बी का आपको पता है कि अभी तक कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। मैंने आपको ट्रिपल एच नाम की एक ट्रिक बताई थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि 3 एच से स्टार्ट होने वाली बीमारी थी, इंफेक्शन थी, HIV, आपका हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पेस। ये तीनों जो है इनका कोई परमानेंट क्योर हमारे पास अभी तक नहीं है, तो अल्टीमेटली एक बार फंस गए तो सीधा मृत्यु के द्वार ही खुल जाएंगे। हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है ये बढ़ जाती है। एंड प्रेगनेंसी के दौरान भी इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग और अब्यूज अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो फीटस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है एंड अल्टीमेटली बच्चा जो है उसको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मिसयूज भी किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा ड्रग्स का। मैंने आपको बताया ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफी बार स्टिमुलेट कर देते हैं, आपको थकावट नहीं होती और आप फुल्ली एनर्जेटिक रहते हो। तो इन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का या एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया इफेक्ट दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, डायूरेटिक्स लिए जाते हैं। एंड काफी सारे हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इनको ले लिया तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, तो आपको अचानक से एनर्जी मिल गई तो क्या है, एग्रेसिवनेस आ जाएगी आपके अंदर और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन इससे जो नॉर्मली भाग रहा है उसको हानि है, उसके हिस्से का मेडल आप ले जाएंगे। तो साइड इफेक्ट क्या है ऑफ यूजिंग ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कि फीमेल जो है, अगर फीमेल रेसलर्स या फिर फीमेल एथलीट्स अगर इनको लेती हैं तो मस्कुलाइजेशन हो जाएगी उनके अंदर, यानी कि मेल जैसे मसल्स आ जाएंगे और मेल जैसा ही उनका पूरा
बर्ताव हो जाएगा, मेल जैसी वो एग्रेसिव हो जाएंगी, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, कभी कैसा मूड है, कभी अचानक से गुस्सा आ जाएगा, डिप्रेशन में चली जाएंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हाँ फीमेल में एग आना ही चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होगी, वो इनमें एबनॉर्मल हो जाएगी, नहीं होगी इनमें प्रॉपर्ली। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी मर्दों जैसी, फेस के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी। क्लिटोरिस विच इज एन होमोलोग ऑफ मेल पीनस, वो जो क्लिटोरिस है फीमेल में वो भी आपकी बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, और मर्दों जैसी आवाज हो जाएगी, डीप हो जाएगी, एकदम भारी भरकम वॉइस, राइट, आपकी लो पिच्ड वॉइस हो जाएगी। मेल अगर करेंगे ये काम तो उनमें फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। एक्ने यानी कि आपके मुंह पे दाग धब्बे कील मुहासे आने लग जाएंगे, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स आपके अंदर भी होंगे, डिप्रेशन भी होंगे, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल घट गया। जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल घटा था उसमें मेल कैरेक्टर इंड्यूस हो गए थे, यहाँ पे मेल के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स घटे, स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्पर्म काउंट घट गया, किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन होने लग गए, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग गए यानी फीमेल के कैरेक्टर दिखने को लग गए, प्रीमेच्योर बाल्डनेस यानी गंजे हो जाएंगे, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप लगातार यूज करते हो इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का तो परमानेंटली आपके अंदर जो है ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं एंड आपको इसकी हानि देखने को मिल सकती है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से खुद को कैसे बचाएं। यहां पर भी जो हमने एड्स में पढ़ा था सेम चीज हम देखेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इसका इलाज करवाने से अच्छा है इसको प्रिवेंट ही करो। ओके, तो ये बात एकदम सच है कि हैबिट्स जो होती है जैसे कि स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहलिज्म, ये आपकी यंग एज पर ही आती है, एडोलेसेंस में ही आती है। तो अगर आप इन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कहीं आपका बच्चा इस जंजाल में तो नहीं पड़ गया है, तो आप रिमीडियल मेजर्स ले सकते हो, यानी आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकते हो जिस वजह से आपका बच्चा उस प्रॉब्लम के अंदर धंसा गया है। तो यहां पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चे के साथ दोस्ती करे, उसका हालचाल पूछे, उसके दुख दर्द बांटे जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और टीचर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक स्पेशल यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कुछ अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो पेरेंट्स को बहुत जल्दी बताएं। हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस यानी माँ बाप जो बच्चे को पालते हैं, संस्कार देते हैं और उनमें डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस चीज के प्रति आगाह करके चलेंगे तो जो है लोअर हो जाता है आपका रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, बच्चा किसी भी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन ना करता है और ना करने की कोशिश करता है। और हम क्या क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर यानी पीयर प्रेशर को कम करें, लोगों की कम से कम सुनें। पीयर प्रेशर का मतलब है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा प्रताड़ित ना करें, यानी अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो उन्हें बहुत ज्यादा कुछ ना बोलें। ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू द बेटर रिजल्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर उन्हें नहीं बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने लग जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आप उन्हें वो करने दें जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, बिकॉज हर बच्चे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। नॉट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज मेंट टू बी अ डॉक्टर, नॉट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज मेंट टू बी अ इंजीनियर और साइंटिस्ट। हो सकता है कोई कुछ और करे, कोई एक अच्छा गिटारिस्ट बने, कोई एक अच्छा सिंगर बने, कोई डांसर बने, कोई एक अच्छा आर्टिस्ट बने। और ये सारी चीजें जब होंगी तो ही एक अच्छा समाज हम लोग क्रिएट कर पाएंगे जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं और सब अपने टैलेंट को परस्यू कर पाते हैं। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करें। अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, अगर बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर बच्चे को किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है तो उसकी चिंता को दूर करने की कोशिश करें एंड उसके अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करें। उसको जो पसंद है, उसको खेलना पसंद है तो उसको खिलाइए, उसको पढ़ना पसंद है पढ़ाइए, म्यूजिक पसंद है म्यूजिक कराइए, योगा कराइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसको साथ साथ प्रोत्साहन दीजिए जिससे कि वो इन चक्करों में दोबारा ना पड़े। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट की, अपने टीचर्स की हेल्प लो। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो पेरेंट्स को जाकर के फटाक से बताओ, दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, यानी कि अलर्ट रहना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, एज वेल एज उनके फ्रेंड्स को कि हाँ ये पीछे से छुप छुप कर सुट्टा मारता है या छुप छुप कर शराब पीता है, तो जस्ट गो एंड टेल हिज और हर पेरेंट्स दैट ही इज डूइंग सो, क्योंकि क्या पता क्या स्ट्रेस हो और आगे चल के वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर आपको इस प्रकार की कोई तकलीफ होती है एंड यू आर रियली इन एन अर्ज टू स्टॉप दिस और आपसे नहीं खत्म हो रही है अपनी ये प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हो, मेडिकल हेल्प ले सकते हो। काफी सारे ऐसे क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके ब्रेन को
पढ़ के समझ जाएंगे, आपके व्यवहार को देख के समझ जाएंगे। साइकेट्रिस्ट हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे और आपकी डी एडिक्टेड होने में मदद करेंगे। काफी सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी हैं जो कि आपको इस नशे से बचने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. So this was all about the chapter human health and disease, and I hope you have understood each and everything in the better way possible. So thank you so much guys for watching this up. If you really understood the concept, तो आप मार्क्स अप लर्निंग ऐप के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। आज मैं सारे के सारे नोट्स अपडेट कर दूंगा गारंटी के साथ। तो एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डायरेक्टली सर्च कर लेना हमारा नाम मार्क्स अप। इंस्टाग्राम पर हो तो यार फॉलो करो, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी। और अगर आप मार्क्सअप ऐप के ऊपर जाकर हमारे किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो, चाहे हमारा नीट 2021 का क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारी नीट 2021 की टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारा नीट 2023 का क्रिप्टोनाइट बैच हो, चाहे हमारी डीएलपी सीरीज हो, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हो, जिसमें आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप इन सारे प्रोग्राम्स को जाकर के देख सकते हो ऑन आवर ऐप। द लिंक इज प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो पॉसिबल। तब तक के लिए शुक्रिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं और कंपाइलेशन वीडियो ऑफ सेल बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स में बहुत जल्दी डाल दूंगा। उसको हम लोग एंड में एक एक लाइव लेक्चर लेकर के कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, बिकॉज बहुत जल्दी है अभी हमें भी सिलेबस कंप्लीट करने की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।